मर्लिन, जो हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल लेकिन उतना ही लेजी डीमन किंग है, अपनी ह्यूज डेट चुकाने के लिए मजबूरी में अपनी गद्दी छोड़ देता है और चला जाता है ह्यूमन कॉन्टिनेंट में। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हुए वो अपने असली पावर्स को छुपा लेता है और एक आम लूजर बनने का नाटक करता है। धीरे धीरे वो टाउन का सबसे इनफेमस फ्री लोडर बन जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मर्लिन लूसीफर इस वक्त अपने वीकली रिपोर्ट में बिजी होता है जब उसके पैलेस के बाहर एक अचानक आई ह्यूमन आर्मी जिसका नाम है चर्च स्क्वाड उसके डीमन सोल्जर्स से टकरा रही होती है। हालात को संभालने के लिए मर्लिन की छोटी बहन लिलिथ मैदान में जाती है और अपनी डार्क चार्म मैजिक से दुश्मनों को इतना कंफ्यूज कर देती है कि वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक ह्यूमन सोल्जर जिसकी विल पावर बहुत जबरदस्त होती है, उसकी मैजिक से एकदम अनअफेक्टेड रहता है। वो सीधा लिलिथ पर चार्ज करता है और बिना कोई वक्त गंवाए उसे पूरी तरह ओवर पावर कर देता है। ये लड़की और कोई नहीं अलीस है, लैंड ऑफ लाइट की 233वीं हीरो। लिलिथ शॉक में आ जाती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी चार्म मैजिक इसलिए फेल हुई क्योंकि सामने वाली भी लड़की है। अब लिलिथ थोड़ा बोल्ड अप्रोच लेती है और मजाक में एलिस को सीड्यूस करने की कोशिश करती है। उसके कान में विस्पर करते हुए बोलती है कि वो उसे अपनी फिगरीन कलेक्शन में ऐड करना चाहती है। लेकिन एलिस बिना टाइम वेस्ट किए अपनी सोर्ड निकाल लेती है और दोनों के बीच एक इंटेंस ऑल आउट बैटल शुरू हो जाती है। शुरुआत में लिलिथ ही एकमात्र होती है जो हिट लैंड करती है और वो सोचती है कि आज की जनरेशन की हीरो बस एवरेज सी है। लेकिन उसकी ये बात एलिस को ट्रिगर कर देती है और वो अपनी होली सोर्ड की फुल पावर अनलीश कर देती है। फिर भी लिलिथ उसे लाइटली लेती है और अपनी ड्रैगन टेंडन से बनी हेयर से सोर्ड पर अटैक करती है। लेकिन एक ही झटके में उसके बाल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है कि होली सोर्ड कितनी ज्यादा डेंजरस है। थोड़ी देर में एलिस लिलिथ पर चढ़ बैठती है और अपनी मैजिकल पावर्स से उसके हाथ पैर बांध देती है। लिलिथ के हारते ही ह्यूमन सोल्जर्स जोर जोर से चिल्लाकर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। उनकी आवाज मर्लिन के कानों तक पहुंचती है। उसी वक्त मर्लिन का पेशेंस टूट जाता है। वो अपना पेपर वर्क एक साइड फेंक कर खुद ही बाहर जाने का फैसला करता है। इधर एलिस को अब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो खुद डीमन किंग को चैलेंज करना चाहती है और अपने स्क्वाड के लीडर ग्रैंड सेज से परमिशन मांगती है। लेकिन ग्रैंड सेज इंसिस्ट करता है कि डीमन किंग को एलिमिनेट करने का काम वो खुद करेगा क्योंकि यही वो शख्स है जिसने सालों से काउंटलेस ह्यूमन सोल्जर्स और हीरोज को मारा है और हर क्रूसेड की नाकामी का असली रीजन रहा है। फिर वो अपना ट्रम्प कार्ड रिवील करता है, एक विशालकाय सीज मशीन जो दिखने में एक वेल की तरह है जिसे चर्च ने पूरे 100 सालों से प्रिपेयर किया है। ग्रैंड सेज प्राउडली अनाउंस करता है कि ये वेल ह्यूमन विजडम और टेक्नोलॉजी की एब्सोल्यूट पीक है, चर्च का अल्टीमेट मास्टरपीस। फिर वो इस वेल को स्काई से रिलीज करता है और उसे ऑर्डर देता है कि रास्ते में जो भी आए उसे पूरी तरह तबाह कर दे। एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रैंड सेज बिल्कुल अडिग है। उसे लगता है कि डीमंस का खात्मा ही एक सच्चे वॉरियर का अल्टीमेट पर्पस है। वो वेल को एक्टिवेट करता है और उसकी माउथ खुलती है जो एक मैसिव होली प्लाज्मा बीम डीमन आर्मी पर शूट करती है, उन्हें एक ही बार में खाक करने के लिए। लेकिन उसी वक्त मर्लिन अपने सोल्जर्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बिना एक खरोंच के उस अटैक को रोक लेता है। फिर वो अपना हेयर पीछे करता है और बैटलफील्ड पर उतरता है, वो भी सीधे एलिस के सिर पर लैंड करके, मतलब फुल ऑन नेक्स्ट लेवल डिसरिस्पेक्ट। लिलिथ तुरंत अपने भाई से लिपट जाती है और रोते हुए बोलती है कि इन ह्यूमंस ने उसके साथ कितना बुरा बिहेव किया है, जबकि एलिस जो अभी भी उसकी टांगों के नीचे फंसी होती है बड़ी मुश्किल से क्रॉल करके बाहर निकलती है। बाहर आते ही एलिस शिकायतें करने लगती है लेकिन मर्लिन उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और लिलिथ से पूछता है कि ये बकबक कौन कर रही है। लिलिथ कैजुअली कहती है कोई गार्बेज टीयर हीरो है जिसे किंगडम ने हमें मारने भेजा है। फिर मर्लिन सुपर स्पीड में एलिस के पास जाता है, उसके क्यूट फेस को करीब से देखता है, एक हल्की सी स्माइल देता है और फिर सिर्फ एक फिंगर फ्लिक से उसे हवा में उड़ा देता है। वो सार्कास्टिकली बोलता है कि लैंड ऑफ लाइट हीरोज चुनने में बहुत ही केयरलेस हो गया है, अब तो उसे सोर्ड निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऊपर उड़ती वेल को देखकर बस उसे यही लगता है कि शायद ये अकेली चीज है जो उसके कर्ज के दर्द को कम से कम 2 दिन तक सूद कर सकती है। उधर ग्रैंड सेज आगे बढ़ता है और मर्लिन से कहता है कि वो यहाँ आया है पिछली क्रूसेड की बेइज्जती का बदला लेने। लेकिन मर्लिन को तो वो इवेंट याद ही नहीं होता और ये बूढ़ा आदमी कौन है वो भी उसे याद नहीं आता। ग्रैंड सेज उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो वही अकेला इंसान है जो उनकी पिछली लड़ाई में जिंदा बचा था और इसे अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता है। मर्लिन को आखिर में कुछ कुछ याद आता है और वो पूछता है ओह तू वही डरपोक है ना जो अपनी पैंट में पी करके मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहा था और फिर वादा किया था कि मेरी डीमन किंग परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए और ह्यूमंस मुझे गिफ्ट में देगा। यह सुनते ही हीरो और बाकी सारे सोल्जर्स हक्के बक्के रह जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि उनका लीडर इतना गिर गया था और उन्हें बेचने की प्लानिंग कर रहा था। ग्रैंड सेज तुरंत डिनाई करता है, मर्लिन को झूठा कहता है और अपनी बात को छुपाने के लिए डेस्परेशन में सारे सोल्जर्स की मैजिकल एनर्जी इकट्ठी करके उसे वेल में ट्रांसफर कर देता है ताकि उसकी पावर 1000 गुना बढ़ जाए। लेकिन मर्लिन अब भी इसे अपने एक बाल को भी नहीं झुकाने लायक मानता। इससे पहले कि वेल अटैक करता मर्लिन अपनी डार्क ब्लेड निकालता है और सिर्फ एक स्लैश में पूरे वेल को मिट्टी में मिला देता है। ग्रैंड सेज का सारा प्लेन चूर चूर हो जाता है। अपनी हार समझते ही बूढ़ा फिर से घुटनों पर गिर पड़ता है और मर्लिन के पैरों से लिपटकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। सारा ब्लेम एलिस पर डालते हुए बोलता है कि ये सब उसी का आइडिया था। अभी कासल से एक घंटी बजती है याद दिलाने के लिए कि आज 7 डीमन किंग्स की वीकली मीटिंग है और मर्लिन को अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। ये बात उसे जैसे ही रियलाइज होती है उसका दिमाग घूम जाता है। वो अपने बाल नोचते हुए पैनिक में कासल की तरफ भागता है क्योंकि उसने अभी तक रिपोर्ट का एक वर्ड भी नहीं लिखा था और पीछे दुश्मनों को पूरी
पूरी तरह स्पीचलेस छोड़ देता है कि ये सबसे खतरनाक डीमन किंग असल में पेपर वर्क से डरता है। एलिस उसे बीच रास्ते में रोकने की कोशिश करती है, बोलती है बैटल तो अभी चल रही है, लेकिन मर्लिन बिना टाइम वेस्ट किए एक और सोर्ड स्लैश में पूरी ह्यूमन आर्मी को उड़ा देता है। बस एलिस किसी तरह खुद को बचा लेती है। कासल पहुंचते ही मर्लिन बाकी डीमन किंग्स की मीटिंग ज्वाइन करता है और सबको पहले से पता होता है कि उसने डार्कनेस लैंड की डेवलपमेंट में जीरो प्रोग्रेस की है। मर्लिन जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि उसने एक पूरी ह्यूमन आर्मी मारी, एक फ्लाइंग वेल को उड़ाया और वो असली काम कर रहा था, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। सबको बस नंबर्स और पैसे चाहिए, क्योंकि पैलेस को चलाने के लिए बॉडीज नहीं रेवेन्यू चाहिए। दूसरे डीमन किंग्स दिखाते हैं कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है और कंपेयर करने पर साफ दिखता है कि मर्लिन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ टाइम पास किया। तब उसे हिस्ट्री का सबसे यूजलेस डीमन किंग बुलाते हैं, उसका अगले हफ्ते का बजट काट देते हैं और इतना ज्यादा मॉक करते हैं कि आखिर में मर्लिन का पेशेंस टूट जाता है। वो गुस्से में याद दिलाता है कि उसने लाखों दुश्मनों को मारा है, पहला पैलेस अकेले बचाया है और इन 6 कमजोर डीमन किंग्स को इतने सालों तक प्रोटेक्ट किया है, ये कोई भी दोहरा नहीं सकता। तो वो लोग उसे जज करना बंद करें, लेकिन बाकी डीमन किंग्स फिर भी अग्री नहीं करते। वो बताते हैं कि हर बार जब भी मर्लिन बैटलफील्ड में आता है मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है। लस्ट का डीमन किंग एक लंबी लिस्ट निकालता है जिसमें लिखा होता है कि मर्लिन ने 168 बार पैलेस डिस्ट्रॉय किया है, 31,000 बार बैटलफील्ड पाइपलाइंस तोड़ी हैं और इतना डैमेज किया है कि उनकी सैलरी कट हो रही है। और सबसे बड़ा शॉक ये कि फिलहाल मर्लिन किंगडम का 66 ट्रिलियन का डेट है। यही रीजन है कि सबसे पावरफुल होने के बावजूद वो अर्लियर इतना पैनिक में था। अब वो ना तो भाग सकता है ना रिजाइन कर सकता है, उसे बस काम करना है, वो भी अपनी जान निकाल कर, ताकि वो डेट चुका सके। मीटिंग के इस टोटल डिजास्टर के बाद मर्लिन एस्केप करने का डिसाइड करता है। वो क्वाइटली पैलेस छोड़ने की कोशिश करता है ताकि अपने डेट से भाग सके, लेकिन तभी लिलिथ अचानक पीछे से आकर उसे डरा देती है। मर्लिन उसे अपना ग्रैंड प्लान बताता है। वो चाहता है कि जैसे ही वो पैलेस छोड़ दे बाकी लोग रियलाइज करें कि उन्होंने कितना उस पर डिपेंड किया और फिर खुद आकर उसे वापस बुलाएं। वो अपनी रिटर्न की ग्लोरी इमेजिन करते हुए गिगल करने लगता है। लिलिथ को तो लगता है कि उसे फायर कर दिया गया है, लेकिन मर्लिन कहता है कि उसने खुद रिजाइन किया है अपने कर्स्ड दिल को हील करने के लिए जो हर दिन श्रिंक हो रहा है। उसका कहना है कि अब वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करेगा, सबसे पावरफुल एनिमीज को ढूंढेगा और उस कर्स को हमेशा के लिए खत्म करेगा। लिलिथ उसकी बातों में थोड़ी देर के लिए आ जाती है, लेकिन फिर भी नहीं चाहती कि वो जाए। उसे पता है कि उसका भाई लड़ाई के अलावा और कोई भी काम करने में पूरी तरह यूजलेस है। वो उसे बार बार रोकती है, लेकिन मर्लिन फाइनली रिवील करता है कि उसे डीमन किंग्स का 66 ट्रिलियन का डेट रिपे करना पड़ेगा और अगर वो यहीं रहा तो उसे काम करते करते अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ये सुनते ही लिलिथ की सोच इंस्टेंटली बदल जाती है। वो उसे जाने को कहती है और बोलती है कि अब बाहर जाके कोई नया जॉब ढूंढ ब्रो, और तभी वापस आना जब सारे पैसे चुका दे। इस बीच बैटलफील्ड में एलिस मरी होने का नाटक कर रही होती है ताकि लिलिथ की नजरों से बच सके, जो वहाँ कैजुअली घूम रही होती है। अब बाकी सारे सोल्जर्स तो कब के उड़ चुके हैं, सिर्फ एलिस बची है। तो लिलिथ को तो नोटिस करना ही था और वो करती भी है, लेकिन उसे सच में लगता है कि एलिस मर चुकी है। वो बड़बड़ाती है, इतना प्यारा चेहरा और इतनी जल्दी चला गया, क्या वेस्ट है। लिलिथ सोचती है एलिस की बॉडी को पैलेस ले जाकर अपनी फिगरीन कलेक्शन में शामिल करेगी, लेकिन इतने भारी आर्मर के साथ उठाना थोड़ा ज्यादा झंझट वाला वर्क है। तो लिलिथ डिसाइड करती है चलो सिर ही ले चलते हैं। जैसे ही वो अटैक करने वाली होती है एलिस अचानक मूव करके बच निकलती है। लिलिथ जोर से हंस पड़ती है। उसे पहले से पता था कि एलिस सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। अब लिलिथ मजाक के मूड में नहीं है, वो एलिस को सबक सिखाना चाहती है क्योंकि उसने उसे उसके भाई के सामने एम्बैरेसमेंट फील करवाई थी। एलिस जानती है कि उसका कोई चांस नहीं है, तो वो सीधा भाग जाती है। लिलिथ को तो वैसे भी चेस गेम्स बहुत पसंद हैं, इसलिए वो 2 डीमन वुल्फ्स समन करती है और कमांड देती है पकड़ो उसे। उधर मर्लिन समुद्र किनारे पहुंच चुका होता है। उसे डीमन कॉन्टिनेंट छोड़ने के लिए डीमन सी पार करनी है। उसे दूर से ग्रैंड सेज की आर्मी की छोड़ी हुई बोट्स दिखती हैं और लगता है किस्मत साथ दे रही है, लेकिन जब वो डॉक्स पहुंचता है तो देखता है सारी बोट्स टूट चुकी हैं और अब उसे समझ आता है कि उसने अर्लियर जो एक जोरदार स्लैश मारा था उसी से सारे शिप्स भी उड़ गए थे। प्रॉब्लम ये है कि डीमंस तैर नहीं सकते, तो अब मर्लिन फंस चुका है। उसके पास एक छोटा बोट है पर पूरे सी को रो करना उसके बस की बात नहीं। वहीं एलिस अब भी वुल्फ से भाग रही होती है। अपनी मौत सामने देखकर उसे अपने मास्टर की बातें याद आती हैं, कैसे उन्होंने बार बार कहा था कि अभी वो हीरो बनने के लिए बहुत कमजोर है और नॉन ह्यूमन वॉरियर्स से कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। उस वक्त एलिस ने बात नहीं मानी, उसे फेम चाहिए था, प्लस उसे लगता था कि बैरन स्नो माउंटेन्स में रहकर उसे कभी उसका ड्रीम प्रिंस नहीं मिलेगा। अब जाकर उसे समझ आता है कि उसका मास्टर सही था, ये दुनिया बहुत ज्यादा स्केरी है। वो भगवान से जान की भीख मांगती है, कहती है एक बार बचा लो, आगे से तब तक बाहर नहीं जाऊंगी जब तक सही से स्किल्स ट्रेन ना कर लूं। किसी तरह वो खुद को संभालती है और एक वुल्फ को हरा देती है, लेकिन तभी वो लास्ट बीस्ट अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे पूरी तरह क्रश कर देता है। मौत के कगार पर एलिस रोती है, मुझे प्यार करना है, बच्चे चाहिए, मैं ऐसे नहीं मर सकती। तभी अचानक उसका सेवियर मर्लिन आसमान से उतरता है और कैजुअली उस डीमन वुल्फ को एक क्यूट पपी में बदल देता है। फिर वो एलिस को देखता है और उसके दिमाग में एक इविल प्लान आता है उसे अपना स्लेव बनाने का, ताकि उसे फ्री में मैनुअल काम करवाया जा सके। वो एलिस को याद दिलाता है कि उसने उसकी जान 2 बार बचाई है, इसलिए अब उसकी जिंदगी उसी की है और उसे अपना डेट चुकाने के लिए उसका गुलाम बनना होगा। एलिस कुछ समझ पाती इससे पहले ही मर्लिन उसे उठाकर उसी छोटे बोट में डाल देता है। प्लान ये है कि अब एलिस पैडल बनकर बोट रो करेगी, क्योंकि उसे तो मेहनत करने की आदत ही नहीं। एलिस का सपना था कि वो इविल डीमन किंग को हराएगी, ग्लोरी पाएगी और किसी हैंडसम
हैंडसम प्रिंस से शादी करेगी, पर रियलिटी में आज वो बस एक लकड़ी का पैडल पकड़कर समुंदर पार करने जा रही है। उधर मर्लिन, जिसे और कुछ करने को नहीं है, एक ड्रामेटिक पोज मार रहा होता है। वो एलिस को प्राउडली बताता है कि उसे उसकी स्लेव बनने पर प्राउड फील करना चाहिए। इसे वो एक ब्लेसिंग कहता है, लेकिन एलिस धीरे से बड़बड़ाती है, क्या शानदार ब्लेसिंग है, ना सैलरी ना छुट्टी। खैर, वो बोट रो करती रहती है और मर्लिन को बोलती है कि जैसे ही वो अपनी होमलैंड पहुंचेगी, इस इंसल्ट का बदला 1000 गुना लेगी। अपनी इंसल्ट की आग में जलती हुई वो सुपर स्पीड से बोट चलाती है। इस बीच समुद्र के लहरों में भी मर्लिन एकदम स्टेडी खड़ा रहता है, लेकिन तभी एलिस नोटिस करती है कि बैलेंस बनाए रखने के लिए उसने अपना पैर बोट में अटका रखा है। दिन से रात हो जाती है और एलिस लगातार रोविंग करते करते थककर चूर हो जाती है। दूसरी तरफ मर्लिन कहीं से एक स्टोव निकाल लेता है और खुद के लिए एक शानदार स्टीमिंग हॉट मील बना लेता है। खाना बनते टाइम वो कैजुअली एलिस से पूछता है कि उसने रोविंग क्यों बंद कर दी और उसे अब तक का सबसे यूजलेस हीरो डिक्लेयर कर देता है। एलिस इस आदमी पर अब भरोसा नहीं कर पा रही, उसकी पेशेंस का कप ओवरफ्लो हो चुका है। गुस्से में वो पैडल उसकी तरफ फेंकती है और कहती है आई क्विट। मर्लिन उसे फिर से काम पर लगाने के लिए उसे खाना ऑफर करता है। पहले तो एलिस का ईगो अलाउ नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसका पेट जोर से गुर्राता है वो गिव अप कर देती है और खाना खा लेती है। खाना इतना टेस्टी होता है कि वो मर्लिन को मास्टर बुलाने लगती है और रोने लगती है, एक्सेप्ट करते हुए कि उसके अंदर जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट बची है। लेकिन तभी उस खाने की स्मेल डीमन शार्क्स को अट्रैक्ट कर लेती है और डर के मारे एलिस सीधा मर्लिन की गोद में कूद जाती है। मर्लिन बस एक लाइट सी डरावनी नजर डालता है और सारे शार्क्स भाग जाते हैं। एलिस सोचती है कि ये सब क्या था, लेकिन मर्लिन तुरंत मौके पर अपनी तारीफ करता है, कहता है कि पूरे समुद्र में सबसे खतरनाक क्रीचर वो खुद है और इसी वजह से शार्क्स डर के मारे भाग गए। एलिस को यह बात पचती नहीं। उसने सुना है कि इस सी के नीचे कोई एंशिएंट सी मॉन्स्टर रहता है और दुआ करती है कि उससे सामना ना हो। फिर वो बताती है कि उनकी आर्मी ने अपने शिप्स पर होली ड्रैगन का पूप लगाया था ताकि मॉन्स्टर उन्हें अटैक ना करे। ये सुनकर मर्लिन को अब समझ आता है कि उनकी आर्मी इतनी बदबूदार क्यों थी। एलिस पूरी सीरियसनेस में एक्सप्लेन करने लगती है कि होली ड्रैगन का पूप गोल्ड से भी ज्यादा कीमती होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ड्रैगन मिस्टीरियसली गायब हो चुका है। अब अगर एलिस की बातों में थोड़ी भी सच्चाई है तो मतलब ये है कि अगर मर्लिन उस पूप को बेच दे तो अपने सारे लोन्स बिना मेहनत के चुका सकता है। तभी वो एक डीमन बीस्ट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल निकालता है और प्राउडली रिवील करता है कि उसके पास वो होली ड्रैगन है जिसे उसने बगी नाम दिया है। अब उसका प्लान है कि बगी की पॉटी बेचकर पैसे कमाए और कॉन्टिनेंट छोड़ने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन तभी उसकी किस्मत पलटती है, उसका हाथ फिसलता है और क्रिस्टल सीधा समुद्र में गिर जाता है। अब क्रिस्टल गया और मर्लिन तैर नहीं सकता, तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। एलिस के साथ लैंड ऑफ लाइट जाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उन्हें समुद्र अजीब तरह से शांत दिखता है, कहीं कोई फिश भी नहीं होती। मर्लिन को शक होता है कि कोई बहुत ही बड़ा प्रीडेटर आसपास है और तभी समुद्र के नीचे से वो लेजेंडरी सी मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। लेकिन मर्लिन उससे लड़ने की कोशिश नहीं करता। वो एलिस को बताता है कि वो तैरना नहीं जानता। अब एलिस खुद इनिशिएटिव लेती है और अपनी तलवार से मॉन्स्टर पर हमला करती है, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आती। उल्टा वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मर्लिन उस मॉन्स्टर से कहता है तू अब मेरा नया स्लेव बन जा और मुझे समुद्र पार करवाना, लेकिन जवाब में वो मॉन्स्टर उस पर थूक देता है। अब वो पूरे समुद्र का पानी खींचने लगता है ताकि दोनों को निगल जाए और बोट टूटने ही वाली होती है कि मर्लिन फाइनली अपनी तलवार निकालता है और एक ही स्लैश में पूरे मॉन्स्टर को काट डालता है। अब चाहे मर्लिन एरोगेंट हो, लेजी हो, पर एलिस को अब एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, मर्लिन सच में सबसे पावरफुल बीइंग है। बाकी की जर्नी बिना किसी ट्रबल के निकलती है और कुछ ही देर में वो किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर भी मर्लिन कैजुअली कहता है कि ये पूरी जर्नी कितनी एग्जॉस्टिंग थी, जबकि प्रैक्टिकली उसने सारा काम एलिस से करवाया। एलिस उसकी हिपोक्रेसी को हाईलाइट करती है, लेकिन मर्लिन प्राउडली कहता है कि उसने अपना दिमाग लगा के उसे इंस्ट्रक्शंस दिए, वरना शोर लाइन तक कभी पहुंच नहीं पाते। अब मर्लिन डिसाइड करता है कि एलिस उसके किसी काम की नहीं, तो वो उसे ऑफिशियल तौर पर फायर कर देता है। एलिस उस पर चिल्लाती है तेरी शक्ल फिर कभी ना देखूं तो अच्छा है, और गुस्से में उल्टी दिशा में जाने लगती है। लेकिन तभी मर्लिन फिर उसे रोक लेता है, उसे एक और काम में उसकी हेल्प चाहिए। इस बार वो कहता है कि वो अपनी आर्मर उतार दे। एलिस गुस्से में मना करती है, लेकिन वो खुद ही उसका मिथिल आर्मर उतार लेता है, लेकिन ये किसी गलत रीजन से नहीं होता। असल में उसके पास 0 पैसा है और वो आर्मर बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहता है। उसका मानना है कि उसने एलिस की जान बचाई है तो आर्मर का हकदार वो है, और फिर वो एलिस को शोर लाइन पर छोड़कर आर्मर के साथ भाग जाता है। उधर अपने महल में लिलिथ एकदम आराम से चिल कर रही होती है। उसे पूरा भरोसा है कि उसका होपलेस यूजलेस भाई खुद रेंगते हुए वापस आएगा जैसे ही उसे बाहर की दुनिया की रियलिटी समझ में आएगी। दूसरी तरफ जैसे ही एलिस शहर लौटती है, उसका कोई ग्रैंड वेलकम नहीं होता, उल्टा उसे सीधा कोर्ट में घसीट लिया जाता है और उसके कॉमरेड्स की मौत का सारा ब्लेम उसी के सिर डाल दिया जाता है। जज डिक्लेयर करता है कि उसकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से वो पूरी टुकड़ी जो मर्लिन को सब्जुगेट करने भेजी गई थी पूरी तरह अनाहिलेट हो गई, और जैसे इतना काफी नहीं था, उसकी जनरेशनली पास्ड डाउन मिथिल आर्मर भी गायब है। पनिशमेंट में एलिस से उसकी हीरो वाली स्टेटस छीन ली जाती है और उस पर 50 मिलियन सोने के सिक्के का जुर्माना ठोक दिया जाता है। एलिस कोशिश करती है खुद को डिफेंड करने की, कहती है कि उसकी आर्मर डीमन किंग ने ले ली, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। फैसला पहले ही हो चुका होता है। 1 साल बीत जाता है। अब एलिस को एक शिप पर 2 पायरेट्स से लड़ते देखा जाता है जो दोनों होली टियर हैं, यानी उससे एक रैंक ऊपर। वो मेयर की बेटी को बचाने आई है जिसे इन पायरेट्स ने हॉस्टेज बना रखा है, लेकिन एलिस की फाइटिंग इतनी पैथेटिक है कि पायरेट्स बैटल के बीच में ही हंस पड़ते हैं। जैसे ही वो उसे फिनिश करने वाले होते हैं, अचानक
अचानक कोई ऊपर से गिरता है और दोनों पायरेट्स उसके पैरों तले कुचल जाते हैं। वो बंदा कंफ्यूज्ड होता है, सोचता है कि होली टियर पायरेट्स कहाँ गए। एलिस उसे कैजुअली बताती है कि वो उसके पैरों के नीचे ही है। क्लियर है कि ये मर्लिन है अपने ह्यूमन डिस्गाइज में, जो इस रूमर को सुनकर आया है कि यहाँ होली टियर पायरेट्स हैं, क्योंकि वो अपने कर्स की पेन नम करने के लिए उन्हें स्ले करना चाहता है। मर्लिन अपनी सोर्ड निकालता है और एक ही स्लैश में दोनों को उड़ा देता है। स्लैश इतनी पावरफुल होती है कि एलिस की बैकअप फ्लीट भी साथ में तबाह हो जाती है। एलिस, जिसे अभी तक मर्लिन का असली चेहरा दिखा ही नहीं, सोचने लगती है कि शायद उसका रोमांटिक हीरो मिल गया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है ताकि उसका चेहरा देख सके, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना एकदम सुपरमैन की तरह उड़ जाता है। थोड़ी देर में एक न्यूज रिपोर्टर लाइव रिपोर्ट देता है कि पूरा रेस्क्यू फ्लीट एक मिस्टीरियस क्रिमिनल ने तबाह कर दिया, जिसे नेशन भर में अब नाइट ब्लेड के नाम से जाना जाता है। पुलिस रिपोर्टर से माइक छीन लेती है और अपनी एब्सोल्युटली अनवांटेड ओपिनियन देती है। डिक्लेयर करती है कि नाइट ब्लेड कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि एक ट्रू हीरो है जिसने होली टियर पायरेट्स को हराया। वो बोलती है कि उसने कभी इतना ग्रेसफुल और स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन नहीं देखा और ओपनली एडमिट करती है कि वो उसे एडमायर करती है। खैर, एलिस घर लौटती है और अपनी गोल्ड स्टैश में 250 और जोड़ लेती है। अब उसके पास पूरे 10,000 गोल्ड कॉइन्स हो चुके हैं। वो एक्साइटेड हो जाती है, उसे लगता है कि अब कुछ प्रोग्रेस हो रही है, पर तभी उसे याद आता है कि उसे अभी भी 50 मिलियन गोल्ड कॉइन डेट चुकाने हैं और यहीं उसे अपनी बर्बादी का असली एहसास होता है। गुस्से में मर्लिन को कोसती है, जिसने उसकी रेपुटेशन तो बर्बाद की ही, ऊपर से इतनी डेट भी चिपका दी। वो गुस्से में अपना टेबल पटक देती है और पानी गिल्ड कमीशन पेपर्स पर गिर जाता है। जब वो पेपर्स फिर से पढ़ती है तो उसे एक 5,000 सोने की मुद्रा की बाउंटी दिखती है किसी ऐसे आदमी पर जो साउथ में फ्री लोड कर रहा है, और बाउंटी पोस्टर में दिख रही स्मग मुस्कान क्लियरली मर्लिन की होती है। एलिस को थोड़ा शक तो होता है, बट फिर वो सोचती है डीमन किंग इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता कि फ्री लोड कर रहा हो। जाते जाते वो नाइट ब्लेड की पीठ वाली पिक्चर की पूजा करती है, किस करती है और दुआ करती है कि वो उसे इतना लक दे दे कि वो अपना डेट चुका सके। और उसी मोमेंट डीमन किंग को भी कोसती है, चाहती है कि वो खुद किसी ऐसी एंडलेस डेट में फंसे जो उसकी डेट से 10 गुना ज्यादा हो। अब बात करें मर्लिन की, तो पिछले 1 साल में वो एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका है, लेकिन जो बात उसके ईगो को सबसे ज्यादा हर्ट करती है वो है उसकी बाउंटी, सिर्फ 5,000 सोने के सिक्के। वो अभी भी पोज मार रहा होता है जब तक कि उसका पेट भूख से नहीं गुर्राने लगता और उसे पोज छोड़कर रियलिटी में आना पड़ता है। अब वो अपने दुख हमसे शेयर करता है कि उसका ग्रैंड प्लान था माइथिल आर्मर बेच के करोड़पति बनने का, पर उसने कुछ ही हफ्तों में सारा पैसा उड़ा दिया। तब से वो हर जगह फ्री लोड कर रहा है और स्कैम्स करके किसी तरह सर्वाइव कर रहा है। अब वो अपना अगला टारगेट ढूंढते हुए एक छोटे से टाउन के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो टाउन में एंटर करने वाला होता है 2 रॉबर्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन उनसे पहले कि वो कुछ मांगे, मर्लिन अपना ऊनो रिवर्स कार्ड खेलता है और उनसे ही उनका माल मांग लेता है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं किसी और रॉबर से तो नहीं टकरा गए। वो कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है, पर रॉबर्स उसकी सोर्ड चाहते हैं। मर्लिन उन्हें वार्न करता है, कहता है कि अगर उसने सोर्ड निकाली तो उनके घटिया चेहरे एग्जिस्टेंस से मिट जाएंगे, पर वो हंसते हैं, सोचते हैं वो ब्लफ कर रहा है। तभी उनमें से एक रॉबर स्टाइल में एप्पल पील करने लगता है अपनी ट्रू स्किल दिखाने के लिए। दूसरा रॉबर इंप्रेस्ड होता है, लेकिन इस दुनिया का सबसे लेजेंडरी सोर्ड्समैन मर्लिन बिल्कुल भी नहीं। उन्हें असली स्किल दिखाने के लिए वो कामली उस यंगर रॉबर को पीछे रखता है, फिर एक ही स्लैश में ओल्डर रॉबर को चीर देता है और उसकी असली गॉब्लिन फॉर्म रिवील हो जाती है। यंगर रॉबर डर के मारे अपनी असली गॉब्लिन आइडेंटिटी एक्सपोज कर देता है और जान बचा के भाग जाता है, अपना एप्पल गिराते हुए, जिसे मर्लिन हैप्पीली खा लेता है और फिर टाउन की तरफ बढ़ जाता है। छोटा गॉब्लिन आखिरकार अपने किंग को पूरी बात बता देता है। गॉब्लिन किंग इसे ह्यूमंस के साथ की गई पीस ट्रीटी का सीधा उल्लंघन मानता है, लेकिन असल में यही उसका प्लान था शुरू से। उसने अपने कई गॉब्लिन भाइयों को ह्यूमन का भेज देकर अलग अलग जगहों पर भेजा था ताकि वो किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट शुरू करें। और अब जब कोई बेवकूफ उस ट्रैप में फंस ही गया है तो गोब्लिन किंग पूरी तरह रेडी है। वो अपने सोल्जर्स को कमांड देता है कि ह्यूमन टाउन पर हमला करो, जितना हो सके लूट करो और औरतों बच्चों को स्लेव्स बना लो। उधर लिलिथ को मर्लिन का एक लेटर मिलता है जिसमें वो बता रहा होता है कि लैंड ऑफ लाइट में उसकी लाइफ कितनी शानदार चल रही है, कैसे वो एक मैग्निफिसेंट कैसल में रहता है और सैकड़ों सर्वेंट उसकी सेवा करते हैं। हाँ, टेंट और एक डॉग ही उसका कैसल और 100 सर्वेंट है। उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि मर्लिन अब लड़कियों में बहुत पॉपुलर हो गया है और लड़कियां उसकी ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगाती हैं। लेकिन सच कुछ और ही है, वो लड़कियां नहीं, बाउंटी हंटर्स हैं जो उसे पकड़ने आए हैं। फिर भी मर्लिन लिलिथ को कहता है कि चिंता मत करना, मेरी लाइफ मजेदार चल रही है और मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक बाकी डीमन किंग्स मुझे रिटन अपॉलॉजी के साथ बुलाने ना लगे। लिलिथ को यह जानकर राहत मिलती है कि उसके भाई की हालत ठीक है और कम से कम वो भूखा तो नहीं मर रहा। वापस उस टाउन में जहाँ मर्लिन फ्री लोड करने गया था, वहाँ वो एक शॉप में घुस चुका है और वहाँ के हैचेट मैन को भी हरा चुका है। जब शॉपकीपर उसे पहचानता है तो मर्लिन प्राउडली अपना गॉर्जियस फेस दिखाता है, ये सोचकर कि शायद अब किसी को समझ आ गया है कि वो फर्स्ट डीमन किंग का वॉरियर और रूलर ऑफ प्राइड है। लेकिन शॉपकीपर उसे एक पावरफुल डीमन नहीं बल्कि साउथ का नोटोरियस फ्री लोडर कहकर पहचानता है। ये सुनकर मर्लिन अंदर से टूट जाता है। उसकी पूरी रेपुटेशन जो उसने डीमन किंग बनने के बाद बनाई थी अब साइड क्वेस्ट्स की वजह से बर्बाद हो चुकी है। शॉपकीपर जोर से चिल्लाता है, वो साउथ वाला फ्री लोडर वापस आ गया और पूरे टाउन से लोग उसे पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन मर्लिन फिर भी एस्केप कर जाता है। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो उसकी लुक से इंप्रेस हो जाता है। मर्लिन इंस्टिंक्टिवली अपनी सोर्ड पकड़ लेता है तो हेनरी सोचता है कि शायद कोई परफॉर्मेंस चल रही है। वो कहता है अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो पैसे दूंगा। मर्लिन मान जाता है और शो करता
है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर सोड निकालने से रुक जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं बच्चा घायल ना हो जाए। पर उसे लगता है उसने अच्छा किया है, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कम से कम 10 सोने के सिक्के तो बनते हैं। लेकिन बच्चा उसकी बातों में नहीं आता, उसे स्कैमर कहता है और बोलता है कोई जॉब क्यों नहीं करता लूजर। अब एक 12 साल के बच्चे से इतनी इंसल्ट झेलकर मेडलिन का पेशेंस टूट जाता है और गुस्से में उसका आइसक्रीम छीनकर जमीन पर फेंक देता है। बच्चा उसे डीमन कहता है, लेकिन मेडलिन को ये इंसल्ट नहीं लगती क्योंकि सच में वो डीमन ही है। फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। उसी टाइम एक कैरेज वहां पहुंचती है और एलिस बाहर आती है अपने एडवेंचरर ग्रुप के साथ। ग्रुप का एक बंदा पूछता है कि एलिस से उसकी हीरो वाली स्टेटस क्यों छीन ली गई। तभी वहां आता है वो आदमी जिसने एलिस का आर्मर मेडलिन से खरीदा था और अब वो अपनी नई बुक लॉन्च कर रहा होता है जिसमें लिखा है कि डीमन किंग ने एलिस को स्लेव बना लिया था और उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया। शायद उसे ये सारी कहानी मेडलिन ने खुद बताई थी जब उसने उससे वो माइथिल आर्मर बेचा था। एलिस ये सब सुनकर शॉक्ड रह जाती है और ग्रुप की एक लड़की को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब गलत है, लेकिन वो लड़की उस रैंडम बुक सेलर की बातों पर ज्यादा ट्रस्ट करती है और कहती है हर किसी का एक पास्ट होता है जिसे वो भूलना चाहता है। अपनी रेपुटेशन पूरी तरह खराब होने से बचाने के लिए एलिस उस बुक सेलर से कहती है कि ये बकवास बुक बेचना बंद करे, लेकिन उसे पता चलता है कि उस बुक की पहले से ही 5 मिलियन कॉपी बिक चुकी है। ये सुनते ही एलिस डिप्रेशन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब एलिस थोड़ा नॉर्मल होती है तो ग्रुप अपनी नई मिशन डिस्कस करता है। पास की एक केव में रहने वाले गॉब्लिन बैंडिट्स को खत्म करना है, लेकिन उस मिशन से पहले ग्रुप का एक कपल अनाउंस करता है कि वो लोग शादी करने वाले हैं और ये उनकी लास्ट मिशन है। एलिस को ये सुनकर थोड़ा वियर्ड लगता है क्योंकि उसके हिसाब से ऐसे डायलॉग्स देने वाले साइड कैरेक्टर्स यूजुअली जल्दी मर जाते हैं। वो कपल फ्यूचर के सपने देखने लगता है, रिटायरमेंट के बाद घर लौटेंगे, अब कुछ गलत नहीं होगा वगैरह वगैरह। एलिस उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है और उन्हें जाने देती है। अब बात करते हैं मर्लिन की, जो एक टैवर्न में पूरा मेन्यू खा चुका है और अब चुपके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मैनेजर मार्था उसे पकड़ लेती है। पकड़े जाने पर मर्लिन एक एक्सक्यूज मारता है, एक्चुअली मैं यहाँ जॉब अप्लाई करने आया हूँ। वो खुद को रॉयल एकेडमी का ग्रेजुएट बताता है और कई सारी फेक स्किल्स गिनवाता है, यहाँ तक कि ये भी बोलता है कि मैं कभी डेट में नहीं रहा। लेकिन मार्था फिर भी इम्प्रेस नहीं होती, उसे नहीं लगता कि मर्लिन वेटर बनने लायक है। अब उसे इम्प्रेस करने के लिए मर्लिन एक स्पेशल स्किल यूज करता है जो उसने रूलर ऑफ लस्ट से सीखी थी और वो है डिस्को डांस। मार्था फाइनली इम्प्रेस हो जाती है, वो उसे हायर कर लेती है एक शिफ्ट के लिए 1 गोल्ड और 15% कमीशन ड्रिंक सेल्स पर। अब जो मर्लिन सिर्फ एक्टिंग कर रहा था उसे सच में ये जॉब चाहिए। मार्था उसे बताती है कि वो आज रात से ही काम शुरू करेगा और कैजुअली ये भी बोल देती है कि जो खाना उसने खाया है उसका पैसा उसकी पहली सैलरी से कटेगा। फिर वो उसे अपने बेटे हेनरी से मिलवाती है और वो कोई और नहीं वही बच्चा है जिससे मर्लिन ने थोड़ी देर पहले आइसक्रीम छीना था। इस बार हेनरी इंसल्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी मॉम सामने खड़ी होती है। खैर मर्लिन की शिफ्ट कुछ घंटों में शुरू होने वाली है तो हेनरी उसे गेस्ट रूम तक ले जाता है। रास्ते में मर्लिन अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है, चलो पुरानी बातें भूल जाते हैं, मैं तुम्हें अपना अल्टीमेट ब्लेड स्ट्राइक सिखा देता हूँ फ्री में। लेकिन हेनरी इस ऑफर को भी ठुकरा देता है और कहता है तुम्हें तो सोर्ड चलानी भी नहीं आती। फिर वो प्राउडली कहता है कि उसका सिर्फ एक आइडल है, नाइट ब्लेड। अब मर्लिन एकदम खुश हो जाता है और प्राउडली रिवील करता है मैं ही हूँ नाइट ब्लेड। लेकिन हेनरी बिलीव नहीं करता, उसे एक किक मारकर कमरे में धक्का देता है, फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जो एडवेंचरर्स की टीम गॉब्लिन बैंडिट्स को सब्जुगेट करने गई थी, अब वो खुद गॉब्लिन्स की पूरी आर्मी से घिरी हुई है और हालत ऐसी हो गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। एक लड़की तो ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है, लेकिन उसे बचाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड गॉब्लिन मेज से डील कर लेता है। अब वापस चलते हैं टैवर्न की तरफ, जहां हमारा नया रिक्रूट आधा काम कर रहा है और आधा टाइम पास कर रहा है। हालांकि वो फास्ट सर्व कर रहा है, फिर भी कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें चाहिए ट्रेडिशनल वेटर। पर मर्लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कस्टमर को उल्टा बोल देता है कि तू लकी है जो तुझे पर्सनली मैं सर्व कर रहा हूँ। लेकिन मजे की बात यह है कि मर्लिन रूट सिर्फ मेल कस्टमर्स के साथ है और लेडीज के लिए तो फुल प्रॉपर वेटर बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री केक तक दे रहा है, वो लिटरली दूसरों की गर्लफ्रेंड्स चुरा रहा है और लेडीज के लिए तो एकदम फिल्मी परफॉर्मेंस दे रहा है। और पूरे टैवर्न में जो लड़कियां हैं सब उस पे फ्लैट हैं, वही मेल कस्टमर्स थोड़े इनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन मार्था जो टैवर्न की मालिक है वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी ड्रिंक सेल्स स्काई रॉकेट कर गई है और वो मेडलिन को टॉप परफॉर्मर तक कह देती है। मेडलिन सोचता है ये कॉम्प्लीमेंट रिकॉर्ड कर ले और बाकी रूलर्स को दिखाए जो उसे आज तक एक जीरो समझते थे। फिर मार्था उसे बताती है कि टाउन की सारी लड़कियां बस उसी की बात कर रही हैं और इसलिए वो चाहती है कि मर्लिन का आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपे। अब ये सुनकर मर्लिन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी जो डीमन लॉर्ड वाली डरावनी रेपुटेशन है वो मिट्टी में मिल जाएगी। रेपुटेशन बचाने के लिए वो मार्था से मिन्नतें करता है कि प्लीज ऐसा मत करना। वो लो प्रोफाइल में रहना चाहता है और वादा करता है कि वो हर कस्टमर को दिल से सर्व करेगा। मार्था उसके चार्मिंग वर्ड्स से पिघल जाती है, पर उसका बेटा हेनरी इसे होने नहीं देगा। उसे नहीं चाहिए कि ये फ्रीलोडर उसका स्टेप डैड बन जाए। वो मर्लिन को साफ साफ वार्न करता है कि अगर उसने उसकी माँ को छूने की भी कोशिश की तो वो उसे मार डालेगा। मर्लिन बाहर से स्वीट बना रहता है लेकिन अंदर ही अंदर वो इस स्पॉइल्ड ब्रैट को थप्पड़ मारने का मन बना रहा होता है। उधर एलिस टाउन में घूम रही होती है फ्रीलोडर की तलाश में, जब वो हेनरी की आवाज सुनती है जो एक पेड़ को मार मार कर चिल्ला रहा होता है, मैं तुम्हारे जैसे फ्रीलोडर को सबक सिखाऊंगा। एलिस उसे अपना बाउंटी वाला पिक्चर दिखाती है, पर सरप्राइजिंगली हेनरी को मर्लिन की वो इविल सी स्माइल पहचान में नहीं आती। वो एलिस को बताता है कि ये जो फ्रीलोडर है
है वो उसकी माँ के टैवर्न में काम करता है और लड़कियों को ड्रिंक्स खरीदने में बेवकूफ बना रहा है। इतना ही नहीं, उसने कुछ ही दिनों में उनकी आधी ईयरली रेवेन्यू कमा दी है। एलिस को इनिशियली नहीं लगता कि ये वही बंदा है जो वो ढूंढ रही है, लेकिन गाँव के मर्द तो चाहते हैं कि कोई उसे सबक सिखाए क्योंकि वो लिटरली उनकी बीवियों को छीन रहा है। वो एलिस को एक बैग भरकर गोल्ड कॉइन्स का ऑफर देते हैं और एलिस बिना सोचे समझे ये जॉब ले लेती है। वो टैवर्न पहुंचती है जहाँ का सीन पूरी तरह केओस में है। औरतें चिल्ला रही हैं, तालियां बजा रही हैं और बीच में मर्लिन एकदम फिल्मी सल्सा डांस कर रहा है। उसकी आंखें तो छुपी हुई हैं पर उसकी स्माइल वैसी ही है जैसी बाउंटी वाले फोटो में थी और एलिस कंफर्म कर लेती है कि यही है, वो फ्रीलोडर है। लेकिन उसे याद आता है रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बंदा बहुत फास्ट भाग जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे अंधेरे में उसके पास पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो पास आती है स्पॉटलाइट उस पर पड़ जाती है और मर्लिन उसे नोटिस कर लेता है। ऑब्वियसली उसे एलिस की वर्थलेस एग्जिस्टेंस याद नहीं आती और वो उसे जबरदस्ती डांस करने पर मजबूर कर देता है। पर थोड़ी ही देर में उसे याद आ जाता है कि ये वही यूजलेस हीरो है जिसे उसने एक साल पहले अपनी स्लेव बना रखा था। और उसी वक्त एलिस को भी समझ आ जाता है कि ये चार्मिंग वेटर असल में कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग मर्लिन है। जैसे ही एलिस को ये रियलाइजेशन होती है कि सामने खड़ा इंसान मर्लिन है, वही डीमन किंग, वो पूरी तरह से शॉक में आ जाती है। पर जब उसे याद आता है कि इस इंसान ने उसकी लाइफ कितनी बर्बाद की है तो वो बिना कुछ सोचे अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उसके चेहरे पर रैपिड स्टैब्स करने की कोशिश करती है। लेकिन ऑब्वियसली मर्लिन उसके हर अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम पुराने अक्वेंटेंस हैं। एलिस सीधा जवाब देती है कि उसे ऐसा कोई अक्वेंटेंस नहीं चाहिए और वो बस उससे बदला लेना चाहती है। मर्लिन उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर उसे काम करने की कोशिश करता है। वो उसे उनके पुराने टाइम की याद दिलाता है जब वो एक दूसरे के साथ ठीक ठाक थे। लेकिन एलिस की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो रोते हुए पूछती है क्या मर्लिन को कोई गिल्ट नहीं है बीच पर उसे उस हाल में छोड़ देने का। वो उसे सब कुछ के लिए ब्लेम करती है, अपनी सफरिंग, अपनी हालत, सब कुछ, और डिमांड करती है कि अगर वो सच में मर्द है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब उसके वर्ड्स का एक अलग ही मतलब निकाला जा सकता है और आसपास की लड़कियां कुछ और ही सोच लेती हैं। उन्हें लगता है कि मर्लिन ने एलिस का एडवांटेज लिया और फिर उसे छोड़ दिया। जैसे ही उन्हें लगता है कि वो कितना हॉरिबल इंसान है वो सब वहां से निकल जाती है। मर्लिन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और एलिस से कहता है कि वो जल्दी से मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करे, लेकिन एलिस बस रोती रहती है और उससे अपना आर्मर वापस मांगती है। इस पूरे ड्रामा की वजह से टैवर्न बंद कर दिया जाता है। मार्था जो खुद भी दिल से दुखी हो चुकी है ये सोचकर कि एलिस उसकी गर्लफ्रेंड है, वो मर्लिन से कहती है कि आई लव यू। मर्लिन वो सारे मैटर को क्लियर करे। अब मर्लिन का पेशेंस खत्म हो चुका है। वो एलिस से कहता है कि क्राइंग बंद करे क्योंकि अगर किसी को रोना चाहिए तो वो मर्लिन है। वो एलिस को ब्लेम करता है कि उसकी वजह से पूरी सीन खराब हो गई, उसका परफॉर्मेंस खराब हुआ, उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई और ऊपर से आज उसे कोई टिप भी नहीं मिला। एलिस अब भी मानती है वो जो कर रही है वो जस्टिफाइड है। वो कहती है कि अगर वो उसका आर्मर वापस कर दे तो वो उसे अकेला छोड़ देगी। अब मर्लिन कंफ्यूज्ड है। उसे लगता है कि वो आर्मर तो उसे एलिस ने गिफ्ट किया था थैंक्स के रूप में उसे कई बार बचाने के लिए, और इवन अगर उसने उससे कुछ लिया भी है तो वो जस्टिफाइड है क्योंकि सालों से लैंड ऑफ लाइट ने लैंड ऑफ डार्कनेस को लूटा है। एलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपना आर्मर वापस चाहिए क्योंकि अगर वो किंगडम को वो आर्मर वापस कर दे तो शायद उसका सारा डेट माफ हो जाए। सैडली मर्लिन उसे बताता है कि उसने वो आर्मर ऑलरेडी बेच दिया है, वो भी करोड़ों में, और सारा गोल्ड एकदम वेस्ट भी कर दिया। लेकिन उसे लगता है कि आर्मर कोई बड़ी चीज नहीं थी, बस स्क्रैप मेटल था। एलिस स्टिल हार नहीं मानती और उसे अरेस्ट करने की धमकी देती है अगर उसने वो आर्मर समहाउ वापस नहीं किया। अब ये सुनते ही मर्लिन विलन जैसी स्माइल करता है और उसे याद दिलाता है कि वो वही इंसान है जिसने एक सी मॉन्स्टर को वन शॉट में हराया था और जिससे डरकर उसके देश की नेवी ने अपने जहाजों में ड्रैगन पूप रख लिया था। वो कहता है कि अगर एलिस सोचती है कि कोई उसे अरेस्ट कर सकता है तो वो पागल है। एलिस भी अब सब समझ जाती है और अपनी सोर्ड फेंक देती है। वो मर्लिन को बताती है कि उस पर किंगडम का 50 मिलियन गोल्ड का कर्ज है। ये सुनकर मर्लिन जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो जाता है। वो सोचता है कि पूरे साल में उसने सिर्फ थोड़े बहुत हजारों गोल्ड उधार लिए हैं और ये लड़की 50 मिलियन तक कैसे पहुंची। लेकिन उसे अब भी ये समझ नहीं आता कि ये सब उसकी ही वजह से हुआ है। एलिस फाइनली अपने टूटे दिल के साथ सब कुछ एक्सप्लेन करती है, कैसे उसके आर्मर के खोने के बाद किंगडम ने पूरा डेट उस पर डाल दिया, कैसे उसे एडवेंचरर गिल्ड ज्वाइन करनी पड़ी और हाई रिस्क मिशंस लेनी पड़ी सिर्फ अपने डेट्स चुकाने के लिए। लेकिन मर्लिन उसकी सारी इमोशनल बातों को इग्नोर करता है और सीधा इंटरेस्ट लेता है एडवेंचरर गिल्ड में। वो पूछता है क्या वहाँ सच में हाई रिवॉर्ड्स और होली टियर एनिमीज होते हैं। उसे पैसे और स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स दोनों की जरूरत है तो वो इस मौके को मिस नहीं करना चाहता। वो एलिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बताए कि वो कैसे एडवेंचरर बन सकता है। प्रोसेस जानने के बाद वो फुल चार्म ऑन मोड में आ जाता है। उसे बोलता है कि हम पुराने दोस्त हैं, तो मेरा रेफरल दे दे, बचपन से उसका सपना रहा है एडवेंचरर बनने का। एलिस उसकी बातों को आसानी से समझ जाती है और सीधा बोल देती है चल निकल यहाँ से। उधर मार्था का बेटा हेनरी बहुत अपसेट है और टाउन के गेट के पास देर रात घूम रहा है क्योंकि उसे उस टैवर्न में वापस नहीं जाना जहाँ वो अनोइंग फ्री लोडर है। तभी वहाँ आता है वही लड़का जिसने पहले गॉब्लिन मेज से डील किया था। वो गेटकीपर से कहता है कि गेट खोलो, लेकिन रूल के हिसाब से मिडनाइट में गेट नहीं खुल सकता। लड़का उसे इमोशनल स्टोरी देता है कि उसकी पूरी टीम मर चुकी है और वो किसी तरह बचकर आया है। गेटकीपर उस पर भरोसा कर लेता है और गेट खोल देता है। उसे क्या पता कि उसके पीछे पूरी गॉब्लिन आर्मी छिपी हुई है। जैसे ही गेट खुलता है गॉब्लिन्स पूरी फोर्स के साथ हमला कर देते हैं और वही मेज सबसे पहले उसी लड़के को बिट्रे करके उस पर हमला करता है, बोलते हुए अब अपने बाकी साथियों के साथ स्लेव बन जा, क्योंकि गॉब्लिन्स कभी नेगोशिएशन नहीं करते। हेनरी ये सब सुन लेता
जाता है और डर के मारे एक हेस्टैग के पीछे छुप जाता है। दूसरी तरफ एलिस थोड़ा शांत होने के लिए बाहर निकलती है और सोचती है कि ये डीमन लॉर्ड जो अब डांसर बन गया है आखिर एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है। उसे इस बात की भी फ्रस्ट्रेशन है कि अब उसे वो 5000 सोना कभी नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैडलिन को पकड़ना लगभग असंभव है। उसे सिर्फ एक बात की क्लैरिटी है कि अगर वो दोबारा इस इंसान के चक्कर में पड़ी तो उसकी जिंदगी और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। अब उसकी आखिरी उम्मीद है उसका ड्रीम प्रिंस नाइट ब्लेड, जो शायद उसे इस डीमन से बचा पाए। अपनी फ्रस्ट्रेशन वेंट करने के बाद जैसे ही वो चारों तरफ देखती है उसे समझ आता है कि पास के घरों में आग लगी हुई है। तभी दो मोटे गॉब्लिन अचानक टैवर्न में घुस जाते हैं। मर्लिन इनिशियली सोचता है कि ये कुछ कस्टमर हैं, तो वो उन्हें बड़े फ्रेंडली तरीके से वेलकम करता है, लेकिन जैसे ही गॉब्लिन्स अनाउंस करते हैं कि वो लूट करने आए हैं, मर्लिन उन्हें बिना टाइम वेस्ट किए बाहर फेंक देता है और बाकी गेस्ट्स को अश्योर करता है कि सब सेफ है, जिससे एक बार फिर वो सबका दिल जीत लेता है। मार्था को हैरानी होती है कि इतनी रात को गॉब्लिन्स टाउन में क्यों आ रहे हैं और उसे अपने बेटे हेनरी की चिंता होने लगती है जो अभी तक घर नहीं लौटा। वो जल्दी से बाहर भागती है और मर्लिन को टैवर्न संभालने को कहती है। अब मर्लिन खुद ही लगातार आ रहे गॉब्लिन के झुंड को अकेले संभालने लगता है। जब सबको हरा देता है तो अपनी सोर्ड लेकर मार्था की मदद करने बाहर निकल पड़ता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर मार्था को कुछ हुआ तो उसे पेमेंट नहीं मिलेगी। मार्था ऑलमोस्ट अपने बेटे हेनरी से मिल ही जाती है, लेकिन उससे पहले ही गॉब्लिन्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपना स्लेव बनाने के लिए घसीट कर ले जाते हैं। हेनरी हेल्प करना चाहता है पर डर के मारे उसके पैर नहीं हिलते। कहीं ना कहीं उसे पता है कि बाहर निकलते ही उसकी मौत तय है। दूसरी ओर मर्लिन पूरे केओस के बीच में चिल करता हुआ कैजुअली चलता है, गॉब्लिन्स को इग्नोर करते हुए। पर गॉब्लिन्स बार बार गलती कर बैठते हैं, हर बार उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं और हर बार मारे जाते हैं। एलिस मर्लिन को कॉन्फ्रंट करती है। उसे शक है कि ये सारा गॉब्लिन अटैक उसी की प्लानिंग है। मर्लिन उसे सवाल करता है कि क्या कोई हीरो इतना लो आईक्यू वाला हो सकता है। वो साफ कर देता है कि वो एक ग्रेट डीमन किंग है और कभी गॉब्लिन्स जैसे पैथेटिक क्रीचर्स के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। एलिस की बेवकूफी से परेशान होकर वो उसे इग्नोर करता है और चला जाता है। एलिस से सजेस्ट करती है कि दोनों मिलकर टाउन को बचाएं, लेकिन मर्लिन साफ कहता है फ्री में काम नहीं करूंगा, 10,000 गोल्ड दो। एलिस के पास पैसे नहीं है और वो खुद उसी की वजह से 50 करोड़ की कर्जदार है, तो उसे एक पैसा भी देने का कोई सवाल नहीं उठता। बात खत्म करके मर्लिन फिर से चला जाता है और एलिस मजबूरी में अकेले गॉब्लिन्स से टाउन को बचाने के लिए आइस मैजिक का यूज करती है। शुरुआत में वो उन्हें अच्छे से मार गिराती है, पर धीरे धीरे वो नंबर में ज्यादा होते जाते हैं। तभी गॉब्लिन मेज एंट्री लेती है और एलिस को चैलेंज करती है। कहती है कि एक एलिट टियर मेज भी अकेले पूरी आर्मी से नहीं जीत सकती। तभी एक छोटा गॉब्लिन जो पहले टाउन में मर्लिन से डर कर भाग गया था, वापस आकर मेज को बताता है कि उसी मॉन्स्टर जैसे इंसान ने टाउन के दूसरी तरफ उनके आधे वॉरियर्स को अकेले ही ढेर कर दिया। गॉब्लिन मेज अपनी मिनियंस की आंखों से मर्लिन की हालत देखती है और रियलाइज करती है कि अगर एलिस और मर्लिन ने टीम अप कर लिया तो उनकी पूरी आर्मी खतरे में पड़ जाएगी। तो वो रिट्रीट का ऑर्डर देती है। एक तेज सायरन के साथ सारे गॉब्लिन्स टाउन छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन टाउन के लोग अभी भी ट्रूली सेफ नहीं हैं। कई लोगों के माँ बाप, बहनें और बच्चे गॉब्लिन द्वारा उठा लिए गए हैं। तभी एक सस्पिशियस आदमी आता है जो दिखने में किसी गॉब्लिन के ह्यूमन डिस्गाइज जैसा लगता है। वो टाउन वालों को कहता है कि 1000 गोल्ड दो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। टाउन वाले डेस्परेट हैं, तो वो उस मोटे आदमी को टॉप टियर बॉडीगार्ड मानकर अपनी सारी उम्मीदें उस पर लगा देते हैं। पर वो आदमी कहता है कि पास्ट भूल जाओ, अब तक तो गॉब्लिन्स ने तुम्हारे परिवार वालों को मार ही दिया होगा। तभी वही आदमी स्टेप्स में आता है जिसने गॉब्लिन्स से डील की थी और टाउन के गेट खुलवाए थे। वो सबको बताता है कि गॉब्लिन्स ने उन सबको मारा नहीं है, बल्कि अपनी केव में स्लेव बना रखा है। गेट वाला गार्ड इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसने धोखा देकर गेट खुलवाया था। टाउन के लोग उसे घेर लेते हैं और उसे गद्दार कहकर पीटने की सोचते हैं और वो मोटा आदमी भी उसे मारने बढ़ता है। लेकिन एलिस बीच में कूद जाती है और पूरे सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है, कैसे मजबूरी में उस आदमी ने डील की थी। वो सबको बोलती है कि ब्लेम गेम छोड़ो और हथियार उठाकर मेरे साथ चलो अपने लोगों को बचाने। खुद को भरोसेमंद साबित करने के लिए वो प्राउडली अनाउंस करती है कि वो इस किंगडम की 233वीं रैंक्ड हीरो है। लेकिन ये सुनकर लोग और ज्यादा डाउटफुल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में रूमर्स सुने हैं कि वो डीमन किंग की स्लेव बन चुकी है। मोटा आदमी क्राउड के साथ मिलकर कहता है कि ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन लोगों को उकसाता है कि दोनों को पीट कर अपने परिवार का बदला लें। एलिस को समझ आ जाता है कि ये आदमी पूरा फेक है और वो उसे जोरदार किक मारकर एकदम चुप करा देती है। फिर वो सबको फिर से बोलती है, कावर्ड्स मत बनो, मेरे साथ चलो फाइट करने। लेकिन जब कोई उसके साथ नहीं आता तो वो अकेली ही चल पड़ती है। हेनरी ये सब देखकर बाकी लोगों को कावर्ड कहता है और खुद एलिस की हेल्प करने के लिए आगे आता है। वो टैवर्न जाता है अपने पापा की पुरानी तलवार लेने। तभी उसे दो गॉब्लिन मिल जाते हैं जो टाउन में ही रह गए थे। हेनरी उनसे लड़ने की कोशिश करता है पर हार जाता है। लकीली मर्लिन टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और थोड़ी इरिटेशन के साथ गोब्लिन को खत्म करता है। वो हेनरी से कहता है, अब सो जा, बहुत देर हो गई है। लेकिन हेनरी बोलता है, मैं कैसे सो जाऊं, मेरी माँ को गॉब्लिन्स उठा ले गए। मर्लिन उसे समझाता है, हीरो बनने की एक्टिंग मत कर, तू अभी बहुत कमजोर है। अगर कोई बेवकूफी करेगा तो मारा जाएगा या स्लेव बना लिया जाएगा। लेकिन हेनरी अपनी जिद पर रहता है। वो बोलता है, हाँ मैं कमजोर हूँ, लेकिन एलिस अकेली जा रही है सबको बचाने, और भले मैं नाइट ब्लेड जितना स्ट्रॉन्ग ना हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को जरूर बचाऊंगा। हेनरी की डिटर्मिनेशन देखकर मर्लिन को एक पुरानी मेमोरी फ्लैश होती है, जब वो और उसकी बहन अपने माँ को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये छोटा सा फ्लैशबैक मर्लिन के अंदर कहीं छुपे हुए दिल को जगा देता है और आखिरकार अपनी पूरी डिमोनिक लाइफ में पहली बार वो डिसाइड करता है कि इस बार वो डेविल की तरह बिहेव नहीं करेगा और मार्था को बचाने निकल पड़ता है।
टैवर्न से बाहर निकलने से पहले वो अपनी तलवार निकालता है और हेनरी से कहता है कि उसे खुद को लकी समझना चाहिए कि वो प्राइड के रूलर को एक इंसान के लिए लड़ते हुए देखने वाला है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है पूरा टाउन खाली दिखता है, गॉब्लिन्स गायब हैं, मतलब अब उसे खुद ही उनके हाइड आउट को ढूंढना पड़ेगा। ग्रेट और काम। लेकिन तभी उसे कुछ लोग आपस में बात करते सुनाई देते हैं जो गॉब्लिन्स की केव की तरफ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मर्लिन कैजुअली बोलता है कि चलो मैं लीड कर देता हूँ, लेकिन कोई सीरियसली नहीं लेता। उनके लिए तो वो बस वही टैवर्न वाला फ्रीलोडर है। मर्लिन इंसिस्ट करता है कि वो एक रिलायबल वॉरियर है, लेकिन सब हंसते हैं जैसे वो कोई डांसर हो जो बस लड़कियों को इम्प्रेस करना जानता है। हेनरी उसे डिफेंड करता है, बताता है कि मर्लिन ने 2 गॉब्लिन्स को हराकर उसकी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी कोई मानने को रेडी नहीं होता। तो मर्लिन कंधे उचकाकर कहता है कि ठीक है, लीडरशिप अब जॉनसन के हवाले। उधर गॉब्लिन केव के अंदर गॉब्लिन किंग मेज की सक्सेसफुल रेड से काफी खुश है। मेज स्मग होकर बोलती है, ये तो बस शुरुआत है, अब जब चाहे टाउन को लूट सकते हैं। गॉब्लिन किंग कुछ बोलने लगता है, लेकिन मेज उसे बीच में ही काट देती है। जो विलन ज्यादा स्क्रीन टाइम लेते हैं वो सबसे पहले मरते हैं। वो उसे 2 इंट्रूडर्स के बारे में वार्न करती है जो पहले केव में आए थे और कहती है कि वो जरूर वापस आएंगे, इसलिए वो पहले से ही ट्रैप सेट कर चुकी है, फुल कॉन्फिडेंट कि उसका प्लान फेल नहीं होगा। थोड़ी ही देर बाद मर्लिन और उसकी टीम केव तक पहुंच जाती है। हेनरी द ब्रेव बिना सोचे समझे केव में घुस जाता है और एक फ्लेम बैरियर एक्टिवेट कर देता है और मर्लिन भी उसी में कैजुअली फंस जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे डॉज करने की कोई फिक्र नहीं थी। गॉब्लिन मेज अपनी स्क्वाड के साथ बाहर निकलती है और सबको कहती है या तो सरेंडर कर लो या भून दिए जाओगे। जॉनसन की हिम्मत तुरंत जवाब दे जाती है और वो मर्लिन से जान बचाने की भीख मांगता है। मर्लिन सीधा उस फायर बैरियर से वॉक करके चला जाता है और कैजुअली बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे घर के नीचे मैग्मा है। गॉब्लिन्स मेज के लिए तालियां बजाने लगते हैं। मेज अपने आप को बड़ी चीज समझने लगती है, लेकिन मर्लिन अचानक उसके पीछे आ जाता है और एक क्रीपी सी स्माइल के साथ पूछता है, इतना फनी क्या है? मेज बुरी तरह चौंक जाती है। ये बचा कैसे? वो पूछती है, तू है कौन? और ये सिंपल सवाल मर्लिन को आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल देता है। क्या वो डीमन लॉर्ड है, कोई वेटर, फ्रीलोडर या डांसर? डीमन लॉर्ड बोलना तो रिस्की है। सोचो अगर लोग जान जाए कि डीमंस का रूलर किसी गंदे से टाउन में वेटर की जॉब कर रहा है। तो वो पीस साइन दिखाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, हाय मैं डेजी हूँ, तुम्हारा फ्रेंडली टैवर्न वेटर। सरप्राइजिंगली उसका रिज काम नहीं करता और लड़की तो डिस्गस्टेड हो जाती है, लेकिन मेल गॉब्लिन्स उसे देखकर पागल हो जाते हैं। मेज एकदम सीरियस हो जाती है क्योंकि उसे मर्लिन से कोई स्ट्रॉन्ग ओरा फील नहीं होती। उसे लगता है ये बस लकी वीकलिंग है। उसे खत्म करने के लिए वो अपनी वेपन निकालती है, लेकिन मर्लिन आराम से उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, प्लीज अपनी और हमारी जिंदगी बर्बाद मत करो, बस मार्था को दे दो। उसके स्पार्कलिंग आईज ऑलमोस्ट मेज को सिड्यूस कर ही लेते। मेज खुद को संभालती है और अपना अल्टीमेट फायर स्पेल मर्लिन पर छोड़ देती है, लेकिन न उसका एक बाल जलता है न कपड़ा। वो कैजुअली छींकता है और उसी स्नीज से वो स्पेल रिफ्लेक्ट होकर सारे गॉब्लिन्स को उड़ा देता है। फिर वो मेज की तरफ देखता है, उसकी गाल पर एक हल्का सा टैप करता है और वो लाइट की स्पीड से उड़ती हुई सीधे पहाड़ों में जा गिरती है। मेज के गिरते ही सारे ट्रैप्स भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं और मर्लिन की टीम फाइनली फ्री हो जाती है। जैसे ही वो केव में जाता है, टाउन के लोग उसकी पीठ की तरफ देखकर सोचने लगते हैं, क्या यही वो नाइट ब्लेड है जो टीवी पर आता है? इस बीच 2 रॉकरी गोब्लिन्स हॉस्टेजेस की रखवाली कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक लाइट चली जाती है और एलिस एक्शन के लिए रेडी होकर आती है। वो सबको फ्री करती है, रास्ता साफ करती है और सबको सेफली बाहर ले जाती है, लेकिन एक बड़ा खतरा अभी बाकी है। गॉब्लिन किंग पता नहीं कितने सालों बाद अपनी थ्रोन से उठता है, लेकिन एलिस को उसकी पावर फील हो जाती है। वो कहती है, ये बंदा तो होली टीयर का है और मैं एक एलिट टीयर मेज होकर भी इसका कुछ नहीं कर सकती। उधर मर्लिन लड़ाई नहीं बल्कि गॉब्लिन केव के कंफ्यूजिंग रास्तों से जूझ रहा है। प्राइड का रूलर होते हुए भी वो केव में रास्ता भटक रहा है। ब्रेन सेल्स की कमी क्लियरली दिख रही है। एलिस भी हमेशा की तरह बेकार साबित होती है और गॉब्लिन किंग उसे पकड़ लेता है। वो लिटरली उसे उठाकर उसकी हड्डियां तोड़ने की कोशिश करता है। उसे एलिस का दर्द देखकर मजा आ रहा होता है, इसलिए वो उसे तुरंत मारता नहीं, बस धीरे धीरे टॉर्चर करना चाहता है, लेकिन ये उसकी गलती होती है। एलिस एक छोटा सा मौका पकड़कर अपनी अल्टीमेट मूव एब्सोल्यूट जीरो छोड़ती है। 3 खतरनाक वार और एक आइस स्पाइक सीधे उसके पेट में, लेकिन उसके सरप्राइज की हद नहीं रहती जब गॉब्लिन किंग तुरंत खुद को हील कर लेता है। अब सीरियस होकर गॉब्लिन किंग ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एलिस को पूरी तरह ओवरपावर कर देता है। उसकी शील्ड तोड़ता है और उसे एक जोरदार पंच से उड़ा देता है। दूसरी तरफ हॉस्टेजेस भागते हुए मर्लिन से टकरा जाते हैं, जो फाइनली मार्था को ढूंढ लेता है। बिना किसी डिले के वो उससे कहता है, इस फील्ड जॉब के पैसे दो। मार्था के पास आर्ग्यू करने का टाइम नहीं होता क्योंकि पीछे से गोब्लिन्स आ रहे होते हैं, तो वो मर्लिन का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है, लेकिन मर्लिन को हाई स्पीड भागना पसंद नहीं, उसे स्लो और काम वॉक पसंद है। तो वो सारे गॉब्लिन्स को एक ही स्ट्राइक में काट देता है और मार्था समझ जाती है कि ये बंदा सच में एक ग्रेट वॉरियर है। मार्था मर्लिन से गिड़गिड़ाकर कहती है, प्लीज एलिस को बचाओ, उसने सबको बचाने के लिए खुद को पीछे छोड़ दिया। मर्लिन का रेड डेविल साइड कहता है, इस यूजलेस हीरो से मेरा क्या लेना देना, ये तो मुझे स्टैप करने आई थी। लेकिन उसका काइंड ब्लू डेविल साइड रिमाइंड कराता है, हमें अभी भी एलिस की जरूरत है एडवेंचरस गिल्ड में घुसने के लिए। मार्था बीच में कूदती है और प्रॉमिस करती है कि अगर वो एलिस को बचा ले तो उसकी सैलरी 3 गुना कर देगी। ये सुनकर मर्लिन ऑफेंड हो जाता है, मैं पैसों के लिए कुछ नहीं करता। ब्रो तो लिटरली सिर्फ पैसों के लिए जीता है। मार्था मर्लिन को बताती है कि एलिस अभी भी गॉब्लिन किंग के हॉल में है, जो पूरा गोल्ड कॉइन से भरा पड़ा है और किंग एक होली टीयर है। अब मर्लिन की आंखों में स्पार्कल आ जाता है, उसे दोनों चाहिए, पैसे और स्ट्रॉन्ग एनिमीज। बिना किसी हेजिटेशन के वो केव के अंदर डैश करता
है और पीछे रह गई लड़कियां सोचती हैं कि शायद ये बंदा एलिस से इतना प्यार करता है कि अपनी जान दांव पर लगा दी। मर्लिन केव के लंबे रास्ते से होते हुए जायंट गेट तोड़ता है और हॉल के अंदर घुस जाता है एलिस को बचाने। गॉब्लिन किंग टिपिकल विलन की तरह लंबा स्पीच शुरू करता है, लेकिन मर्लिन उसे इग्नोर करता है और सीधे पीछे पड़े खजाने पर नजर जमाता है। वो गॉब्लिन किंग को एक साइड में कर देता है ताकि खुद खजाना क्लेम कर सके। गॉब्लिन किंग कंफ्यूज्ड है, ये क्या बंदा है जो सीधे अंदर आया और मेरा सब लूटा हुआ माल ले गया। मर्लिन उसे शट अप बोलता है और कैजुअली उसका लेफ्ट हैंड काट कर एलिस को रेस्क्यू कर लेता है। एलिस की इतनी बुरी हालत देखकर मर्लिन को थोड़ा दुख तो होता है। वो उसे ऐसी हालत में वापस नहीं ले जा सकता, वरना अगर मार्था ने देख लिया तो डिलीवरी खराब होने पर उसका पेमेंट भी कट सकता है। इतनी तकलीफ में भी एलिस दूसरों की चिंता कर रही होती है, लेकिन जैसे ही मर्लिन उसे भरोसा दिलाता है कि सब सेफ है, वो बेहोश हो जाती है। मर्लिन उसे धीरे से जमीन पर लेटाता है और अब उसका ध्यान जाता है उस रिजेनरेट होते हुए गॉब्लिन किंग पर। उस किंग की ओवर कॉन्फिडेंस मर्लिन को बोर कर देती है, लेकिन अभी वो अपनी स्वॉर्ड नहीं निकालता। वो पहले उसे मौका देता है अटैक करने का। गॉब्लिन किंग जितने भी अटैक करता है मर्लिन बिना देखे आराम से ब्लॉक कर देता है। जब गॉब्लिन किंग उससे पूछता है कि वो कौन है, तो मर्लिन सार्केस्टिकली बोलता है कि इतनी छोटी औकात वाले लोग उसका असली नाम जानने के लायक नहीं है, तो बस कहता है मेरा नाम डेजी है। गॉब्लिन किंग उसकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता और मजबूरी में अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अपनी अल्टीमेट टेक्निक अनलीश करने की तैयारी में मर्लिन बोलता है कि हाँ भाई कर ले ट्राई, शायद इस टेक्निक से उसकी लाइफ 15 से 20 दिन और बढ़ जाए। अटैक करने से पहले गॉब्लिन किंग मर्लिन को लास्ट चांस देता है, सरेंडर कर और उसका सबऑर्डिनेट बन जा। इस पर मर्लिन हंस हंस के लोटपोट हो जाता है और माफी मांगता है कि हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। फिर एकदम ड्रामेटिक अंदाज में बोलता है कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो उसकी ऑरा और रिज से मैच कर सके, यहाँ तक कि गॉड्स भी उसकी ग्लोरी का 1% भी झेल नहीं सकते। गॉब्लिन किंग तो उसके पेट ड्रैगन के खाने के लायक भी नहीं है। और बस यही सुनकर गॉब्लिन किंग अपना अल्टीमेट मूव लॉन्च करता है, लेकिन मर्लिन पर नहीं, एलिस पर। मर्लिन बिना हिले हाथ से ही वो अटैक रोक देता है और बोलता है तू होली टीयर कहाँ से है बे, मेरी बहन लिलिथ इससे ज्यादा पावरफुल है। तो मर्लिन का पेशेंस खत्म हो जाता है। फाइनली वो अपनी लेजेंडरी वॉर्टेक्स स्वॉर्ड निकालता है और गॉब्लिन किंग को समझ में आ जाता है कि सामने कोई आम बंदा नहीं बल्कि रूलर ऑफ प्राइड खड़ा है। वो माफी मांगने का मौका भी नहीं पाता और मर्लिन उसे एक ही वार में डस्ट में बदल देता है। उसका वार इतना स्ट्रॉन्ग था कि किंग के पीछे की स्टैचू टूट जाती है और वहाँ एक और माउंटेन ऑफ गोल्ड कॉइन्स नजर आता है। वो साइड देखकर मर्लिन खुद को लाइफ के पीक पर इमेजिन करते हुए ड्रीम लैंड में चला जाता है, लेकिन उसका अटैक इतना तगड़ा होता है कि पूरी केव के ऊपर का पहाड़ ही गिरने लगता है। अब उसके पास दो चॉइस हैं, एलिस को बचाए या ट्रेजर ले जाए। सरप्राइजिंगली इस बार उसका ब्लू डेविल बोलता है कि ट्रेजर ले ले, लेकिन रेड डेविल सजेस्ट करता है कि एलिस को बचा ले। उसी के जरिए वो एडवेंचरर गिल्ड में जा सकता है, जहाँ और पैसा और ज्यादा पावरफुल एनिमीज मिलेंगे। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और मार्था से के प्रॉमिस के बारे में सोचकर मर्लिन एलिस को उठाकर केव से बाहर निकल जाता है, लेकिन जाते हुए अपनी आंखों से उस गोल्ड ट्रेजर को अलविदा कहते हुए रो भी पड़ता है। बाहर आते ही हेनरी मर्लिन की तारीफ करता है और एलिस को बचाने के लिए थैंक करता है, पर मर्लिन के आंसू रुकते नहीं। मार्था को लगता है कि वो एलिस की हालत देखकर दुखी है, लेकिन नहीं, ये आंसू उस गोल्ड के लिए हैं जो पीछे छूट गया। बाद में टैवर्न में मर्लिन अनकॉन्शियस एलिस के पास बैठा होता है और सोच रहा होता है कि उसे हील कर दे या नहीं। उसे लगता है ये छोटा सा काम भी बहुत भारी लग रहा है और वो बड़बड़ाता है कि एक पूरा केव का गोल्ड छोड़ दिया और अब इस लड़की को ठीक भी करना पड़ेगा बस रिकमेंडेशन के लिए, लेकिन अगर कुछ हो गया तो उसकी सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। तो वो डिसाइड करता है कि ठीक है वो हील करेगा, पर हीलिंग से पहले उसे उसकी क्लोथ्स उतारनी पड़ेंगी। जैसे ही वो एलिस का आर्मोर हटाना शुरू करता है, मार्था और उसका बेटा कन्वीनियंटली उस वक्त कमरे में आ जाते हैं, लेकिन तभी मार्था अंदर आती है और सोचती है कि वो दोनों इंटीमेट होने वाले हैं, तो वो जल्दी से बाहर भाग जाती है और हेनरी उन्हें कहता है कि कंटिन्यू करो। मर्लिन को इस मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई अंदाजा नहीं होता और वो कैजुअली अपना काम करता रहता है। आर्मर रिमूव करने के बाद वो एक रोमांटिक सा एक्सप्रेशन बनाता है जैसे किसी को किस करने वाला हो, लेकिन अचानक वो पीछे हटकर उसकी बॉडी पर थूकना शुरू कर देता है। जितना भी गंदा लगे, पर उसकी सलाइवा में हीलिंग पावर्स हैं जो सिर्फ ऑपोजिट जेंडर पर काम करती हैं। कुछ ही देर में पूरी रूम उसकी स्पिट बबल से भर जाती है और एलिस की सारी इंजरीज ठीक हो जाती हैं। ये उसकी अल्टीमेट टेक्निक्स में से एक है और मर्लिन डिसाइड करता है कि ऐसा फ्रीबी दोबारा देने का उसका कोई इरादा नहीं। इस दौरान एलिस एक ड्रीम में चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात नाइट ब्लेड से होती है और वो नींद में बड़बड़ाती है कि वो कितना हैंडसम है और उसे सबसे ज्यादा लव करती है। मर्लिन रियलाइज करता है कि उसकी हीलिंग टेक्निक का साइड इफेक्ट ये भी है कि लोगों को अजीब ड्रीम्स आते हैं। खैर वो पूरी रात नहीं सोता और एलिस की प्रोटेक्शन के लिए उसके कमरे में ही रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस उठती है और देखती है कि मर्लिन ऑलरेडी जा चुका है। उसे एडवेंचरर गर्ल मिलती है जो उसे बताती है कि उसके बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ। एलिस शॉक में चली जाती है ये सुनकर कि मर्लिन ने उसकी जान बचाई। एडवेंचरर गर्ल उससे कहती है कि लड़ाई झगड़े तो प्यार में होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एलिस इंसिस्ट करती है कि सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, वो दोनों मॉर्टल एनिमीज हैं बस, लेकिन कोई भी उसकी बात सीरियस नहीं लेता। एडवेंचरर ग्रुप का गिल्ड कमीशन अब खत्म हो चुका है और वो लोग टाउन छोड़ने वाले हैं। जाने से पहले वो सब एलिस को थैंक करते हैं। डिपार्चर से पहले एडवेंचरर गर्ल एलिस को टीज करती है कि रात भर उसके और मर्लिन के रूम से हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी, जबकि एलिस तो नींद में बड़बड़ा रही थी। उसे ये सुनकर और भी शौक लगता है कि मर्लिन पूरी रात उसके साथ था और वो अपने कपड़े भी नहीं पहने हुए है। उधर टाउन में मर्लिन एक भीड़ देखता है। एक न्यूज रिपोर्टर आया होता है गॉब्लिन बैटल को कवर करने। जॉनसन अपने आप को विलेज का
सेवियर बता रहा होता है और बोलता है कि उसने अकेले ही सब गॉब्लिन्स को मारा है। लेकिन जैसे ही उसे मर्लिन दिखता है वो तुरंत वहां से भाग जाता है क्योंकि वैग तो पक्का मिलने वाला था। मर्लिन से गॉब्लिन इन्वेजन पर रिएक्शन पूछने पर वो बड़े ही शान से बोलता है कि कुछ खास नहीं था, बस हाथ हिलाया और सब उड़ गए। रिपोर्टर कैमरे की तरफ मुड़कर एक्साइटेडली बताती है कि विलेज वालों ने कितने मिरेकल तरीके से गॉब्लिन से फाइट किया। फिर वो अनाउंस करती है कि वो जल्दी ही फॉर्मर 233वीं हीरो एलिस का इंटरव्यू लेने वाली है और बताती है कि किस तरह एलिस की बैड लक चल रही है, पहले डीमन किंग फिर पायरेट किंग और अब गॉब्लिन किंग ने उसे कैप्चर किया। टैवर्न लौटने पर मर्लिन को मार्था से पता चलता है कि एलिस उसे ढूंढ रही है। वो सोचता है कि शायद एलिस उसकी तारीफों के पुल बांधने वाली है और थैंक यू बोलते हुए उसके सामने झुकेगी। इसी सोच में वो हंसता हुआ उसके रूम में घुसता है, लेकिन अंदर जाते ही एलिस उस पर हमला कर देती है। मर्लिन शॉक में है कि ये फिर से पागल क्यों हो रही है। एलिस कुछ बोले बिना उसे परवर्ट, डीमन, विलेन बोलते हुए तलवार घुमाने लगती है। मर्लिन उसे दीवार से टिकाकर पूछता है कि इतनी अग्रेसिव क्यों हो रही है, उसने तो उसकी जान बचाई थी, उसे तो थैंक यू बोलना चाहिए था। एलिस उसे अक्यूज करती है कि उसने उसके बेहोश होने का फायदा उठाया। मर्लिन शॉक्ड रहता है और एक्सप्लेन करता है कि उसने बस उसके कपड़े उतारे ताकि वो उसके पूरे बॉडी पर थूक के जरिए हीलिंग कर सके। एलिस यकीन नहीं करती और पूछती है कि फिर एडवेंचरर गर्ल ने रात भर हंसी मजाक की आवाजें क्यों सुनी। तब मर्लिन रिवील करता है कि एलिस खुद सपना देख रही थी और सोते सोते बोल रही थी, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ नाइट ब्लेड, जो उसे पूरी तरह से एम्बेरस कर देता है। एलिस को जब सच्चाई समझ आती है तब मर्लिन उसे झिड़कता है कि इतनी हॉस्टाइल बिहेवियर के बाद भी वो उसे माफ कर रहा है। एलिस मजबूरी में थैंक यू कहती है, लेकिन मर्लिन नहीं सुनने का नाटक करता है और कहता है दोबारा बोलो। एलिस चिल्ला के बोलती है पर मर्लिन फिर भी मानता नहीं और याद दिलाता है कि उसने उसके लिए एक पूरा गोल्ड कॉइन से भरा केव छोड़ दिया। अब एलिस को उसे एडवेंचरर बनने की रिकमेंडेशन देनी होगी। एलिस मान जाती है और मर्लिन अपना जॉब छोड़कर फैन गर्ल्स और आंटीज को बाय बोल देता है। मार्था और हेनरी से भी वो इमोशनल गुड बाय करता है। हेनरी से कहता है कि अब वो अपनी माँ की देखभाल खुद करे। सब सेटल होते ही एलिस और मर्लिन कैरेज में बैठ जाते हैं। मर्लिन कहता है कि कितना रिडिकुलस है कि सब उन्हें कपल समझ बैठे। एलिस भी अग्री करती है और कहती है कि वो कभी किसी फ्रीलोडर को डेट नहीं करेगी। इस इंसल्ट के बाद दोनों के बीच में लवर्स क्वारल शुरू हो जाता है जो पूरे सफर में चलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ गॉब्लिन मेज जो समहाउ बच गई थी, उसे पता चलता है कि गॉब्लिन किंग मर गया है। वो साउथ माइग्रेट करने का प्लान बनाती है ताकि मर्लिन से दूर रह सके। तभी एक मिस्टीरियस औरत रबल से निकलती है जो बताती है कि उसने हेल लीजन की तीसरी की ट्रेजर रूम से ले ली है, लेकिन किसी को गवाह नहीं छोड़ सकती और गॉब्लिन मेज और बाकी गॉब्लिन्स को वहीं खत्म कर देती है। कई घंटे बाद मर्लिन और एलिस एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचते हैं। मर्लिन सीधे नोटिस बोर्ड पर भागता है कुछ मनी मेकिंग क्वेस्ट के लिए, लेकिन एलिस उसे खींचकर रिसेप्शनिस्ट लू के पास ले जाती है और उसे इंट्रोड्यूस करती है। लू पूछती है क्या मर्लिन उसका बॉयफ्रेंड है, जिससे एलिस फिर से भड़क जाती है और वो जल्दी से एक वांटेड पोस्टर दिखाती है और बताती है कि वो इनाम लेने आई थी। मर्लिन ये सुनकर हैरान हो जाता है। एलिस बताती है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला एडवेंचरर नहीं बन सकता, इसलिए उसे पहले अपना डेट चुकाना होगा। वो सजेस्ट करती है कि मर्लिन उसके अंडर एडवेंचरर बनकर वो पैसा काम करके चुकाए। लू अलाउ कर देती है, लेकिन लू उसके गिल्ड के सारे ड्यूज काट लेती है और उसे सिर्फ 50 सोने के सिक्के देती है। लू मर्लिन से कहती है कि एलिस ने उसके लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है, जिससे मर्लिन क्रिंज करता है। सोचता है काश वो खुद को ही पुलिस के हवाले कर देता। एलिस गुस्से में बोलती है कि उसने हजारों गोल्ड कॉइन्स लूज कर दिए मर्लिन की वजह से। मर्लिन उसे याद दिलाता है कि उसने कितनी बार उसकी जान बचाई है और दोनों फिर से फाइट शुरू कर देते हैं। इसी बीच लू मर्लिन की रैंक इवैल्यूएशन की तैयारी करती है और मर्लिन सोचता है कि एक डीमन किंग को कौन सी रैंक मिलेगी। इस दुनिया में सबसे लो रैंक होती है आयरन, फिर सिल्वर, गोल्ड और सबसे ऊपर माइथिल रैंक होती है जो होली टियर वॉरियर्स को मिलती है। मर्लिन को विश्वास नहीं होता कि इतने बेकार लोग हाईएस्ट रैंक पर हैं। वो डिमांड करता है कि उसे इससे सुपीरियर रैंक दी जाए। लू हंसते हुए बताती है कि एक लेजेंडरी एमेथिस्ट रैंक होती है जो सिर्फ लेजेंड्स को मिलती है। मर्लिन खुश हो जाता है और कहता है ठीक है मुझे वही दे दो, टेस्ट की जरूरत नहीं है। लू उसे मजाक समझती है और सीरियस नहीं लेती। इतने में एक रेड हेयर्ड लड़का हॉब्स जो एलिस को जानता है उनकी बातों को सुनता है और आगे आता है ये देखने कि एलिस किसे साथ लाई है। तभी दूसरा लड़का अर्नोल्ड गिल्ड में एंट्री करता है और दिल टूटने से फ्लोर पर गिर जाता है जब उसे पता चलता है कि एलिस किसी और लड़के के साथ घूम रही है। वो सीधे घुटनों पर बैठकर एलिस से शादी की भीख मांगता है और पुराने रिजेक्शन की बातें दोहराता है। एलिस उसे साफ साफ बता देती है कि वो सिंगल है और मर्लिन से उसका कोई रोमांटिक लिंक नहीं है। पर ये सुनते ही अर्नोल्ड मर्लिन को एक ड्यूअल के लिए चैलेंज कर देता है। अभी और इसी वक्त जो जीतेगा उसे एलिस को डेट करने का हक मिलेगा, लेकिन मर्लिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे इस ओवर ड्रामेटिक एक्स हीरो के आसपास भी नहीं रहना। इसलिए वो ड्यूअल शुरू होने से पहले ही हार मान लेता है और अर्नोल्ड को जीतने देता है। लेकिन अर्नोल्ड इसे इंसल्ट समझता है और सोचता है कि मर्लिन उसका मजाक उड़ा रहा है। वैसे भी एक काउंट का बेटा होकर वो किसी कॉमनर की चैरिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो बोलता है कि वो एलिस को सिविल मर्लिन से बचाएगा। एलिस को ये सारा ड्रामा एकदम बकवास लगता है और वो सीधा एक पंच आर्नोल्ड के मुंह पर जड़ देती है। बोलती है रियलिटी में वापस आ जा, पर आर्नोल्ड उसकी बात इग्नोर करके अपनी तलवार निकाल लेता है और मर्लिन पर चार्ज करता है। लेकिन मर्लिन तो एकदम चिल है, वो बस एक उंगली से उसे उड़ाकर सीधा छत में दे मारता है। एलिस मर्लिन को डांटती है कि उसने थोड़ा ज्यादा जोर से मारा, लेकिन साथ ही थैंक भी करती है क्योंकि उसे थोड़ा मजा आया। इस छोटी सी फाइट से मर्लिन पूरे गिल्ड में अटेंशन ग्रैब कर लेता है और सब वंडर करने लगते हैं कि क्या वो एलीट टियर जितना स्ट्रॉन्ग है। मर्लिन इस बात को
को इंसल्ट की तरह लेता है और अपनी वॉरटैक्स स्वॉर्ड निकालने ही वाला होता है। गुस्से में हॉब्स से पूछता है कि किसे उसने यूजलेस एलीट टियर समझ लिया। एलिस उसे तुरंत काम करती है ताकि वो पूरा शहर ना उड़ा दे और बताती है कि हॉब्स का मतलब कॉम्प्लीमेंट देना था क्योंकि एलीट टियर्स इस गिल्ड में रेयर होते हैं। मर्लिन फिर भी डिक्लेयर करता है कि अब वो खुद गिल्ड का लेवल बढ़ाएगा। तभी एक डार्क और सीरियस लुकिंग बंदा क्लॉड उसके रास्ते में आता है और कहता है साइड हो जाओ। मर्लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एलिस सिचुएशन की सीरियसनेस समझकर उसे हटाती है। बताती है कि क्लॉड बहुत डेंजरस है। वो दोनों क्लॉड को देखते रहते हैं जो रैंक इवैल्यूएशन में होली टियर निकलता है और लू उसे माइथिल एडवेंचरर बना देती है। सब एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि गिल्ड में अब 2 होली टियर्स हो गए हैं। मर्लिन सोचता है कि जब उसका टेस्ट होगा तब सब उसे भी वर्शिप करेंगे, इसलिए वो भी अपनी असेसमेंट देने पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल बॉल पे हाथ रखता है कुछ भी ग्लो नहीं करता, मतलब उसकी कोई बैटल ऑरा नहीं है। अब सारे गिल्ड वाले उसका मजाक उड़ाते हैं कि इतना बड़ा बोलने वाला बंदा निकला एकदम वीकलिंग। लू भी कह देती है कि उसमें एडवेंचरर बनने लायक कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मर्लिन कन्फेस करता है कि उसके पास ना मैजिक है ना बैटल ऑरा, और एलिस भी शॉक हो जाती है और उसे पता है कि मर्लिन अपनी 1 स्ट्राइक टेक्निक से अनबीटेबल है, इसलिए वो लू के सामने उसके लिए वाउच करती है। लू मानती नहीं और सोचती है एलिस बस प्यार में अंधी है। मर्लिन कोशिश करता है उसे समझाने की डीमंस तक उसे हेल लीजन का लीडर बनाना चाहते थे, पर सब उसे ब्लफिंग समझते हैं। पीछे से कुछ लोग मजाक करते हैं कि अगर ब्लफिंग का रैंक होता तो ये बंदा एमेथिस्ट टियर का होता। मर्लिन फिर भी हार नहीं मानता और डिमांड करता है कि गिल्ड मास्टर को बुलाया जाए, वो उसे हराकर अपनी ताकत साबित करेगा। गिल्ड मास्टर जो खुद एक होली टियर है उसे सुन लेता है और उसे ड्यूअल के लिए बुलाता है। वो मर्लिन को चैलेंज करता है कि अगर वो उसे अपनी जगह से 1 इंच भी हिला पाए तो जीत उसकी होगी। मर्लिन परमिशन मिलते ही अपनी वॉरटेक्स स्वॉर्ड से पूरा अरीना उड़ा देता है। एलिस दुआ करती है कि मर्लिन गिल्ड मास्टर को ज्यादा हर्ट ना करे, लेकिन पूरा गिल्ड हिल जाता है। सभी सोचते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन गिल्ड मास्टर ने किया है, पर असल में मर्लिन बिना एक स्क्रैच के बाहर आता है और कहता है कि उसने गिल्ड मास्टर को हर्ट नहीं किया क्योंकि उसे उसकी जरूरत है अपनी स्ट्रेंथ के लिए वाउच करने के लिए। कुछ देर बाद गिल्ड मास्टर कांपते हुए बाहर आता है और कहता है कि उसे नए कपड़े चाहिए, उसने डर के मारे पैंट्स गीले कर दिए। खैर, अब मर्लिन को आयरन एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर कर लिया जाता है, भले ही वो इवैल्यूएशन में फेल हो गया हो। अब मर्लिन सोचना शुरू करता है कि एडवेंचर बनकर पैसा कमाने का प्लान बनाना चाहिए। वो एलिस को ऑफर करता है कि मिशन रिवॉर्ड्स का 10% उसे देगा, लेकिन एलिस साफ मना कर देती है और गुस्से में कहती है चल निकल यहाँ से। मर्लिन गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला जाता है, पर असल में वो भूखा है और उसके पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं है, ना ही रहने की जगह। तो वो सीधा एलिस के घर जा पहुंचता है जब एलिस शावर ले रही होती है। कुछ फुटस्टेप्स सुनकर जब एलिस बाहर आती है उसका बाथरूम गलती से गिर जाता है। ऑकवर्ड सीन हो जाता है। बाद में मर्लिन आराम से सोफा पे बैठा होता है, उसका खाना खा रहा होता है बिना एक्सप्लेन किए कि वो यहाँ क्यों है। जब एलिस पूछती है कि वो उसे स्पाई कर रहा है क्या, तो वो कैजुअली बोलता है तुम में स्पाई करने जैसा है ही क्या। एलिस उसे बार बार सवालों से डिस्टर्ब करती है तो वो फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि वो बस एक फ्रेंड की मदद करना चाहता है, इसलिए उसके घर रहकर उसे प्रोटेक्ट करेगा, बस एक छोटा सा प्रोटेक्शन फी लगेगा। एलिस उसे सीधा घर से बाहर फेंक देती है और मर्लिन याद दिलाता है कि उसने उसके लिए कितना कुछ किया है। बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, सब उसे दया की नजरों से देखते हैं, सोचते हैं कि ये पुअर लड़का अपनी यूजलेस हीरो जीएफ द्वारा डंप किया गया है। एलिस उसे वापस अंदर बुला लेती है ताकि उसका नाम खराब न हो। फिर वो तलवार निकालकर मर्लिन को मारने जाती है, पर मर्लिन डॉज करता हुआ सीधा उसके बेडरूम में घुस जाता है और अनाउंस करता है कि अब से वो यहीं रहेगा और क्योंकि वो अच्छे दोस्त हैं अब प्रोटेक्शन फी भी नहीं लेगा। एलिस उसे अटैक करती है, लेकिन वो कन्वीनियंटली उसे बेड पर गिरा देता है और पूछता है क्या तुम सेम बेड पे सोना चाहती हो। एलिस जवाब देने ही वाली होती है, तब तक मर्लिन उसे रग में लपेटकर एक जेंटल फ्लिक से सुला देता है और खुद आराम से सो जाता है। अगले दिन एलिस गिल्ड पहुंचती है और मर्लिन पर अपना पूरा गुस्सा निकाल देती है। वो लू और हॉब्स दोनों को बताती है कि कैसे मर्लिन उसके घर में घुस आया, उसे जमीन पर सुला दिया और अब उसकी कमर में बुरी तरह दर्द हो रहा है। लेकिन हॉब्स को लगता है कि एलिस ही असली प्रॉब्लम है उसकी शॉर्ट टेम्पर की वजह से, और वो उसे काम डाउन करने को कहता है जो एलिस को और ज्यादा चिढ़ा देता है। तभी मर्लिन फ्रेशली उठकर गिल्ड आता है और बड़े प्राउडली सबको अनाउंस करता है कि अब वो और एलिस एक ही घर में रह रहे हैं, जिससे सबको लगने लगता है कि इन दोनों ने तो ऑलरेडी लव के सारे लेवल पास कर लिए हैं। अर्नोल्ड आता है और बोलता है कि उनकी पिछली फाइट फेयर नहीं थी, वो एक और ड्यूअल की डिमांड करता है, लेकिन इस बार वो सोर्ड फाइट नहीं होगी बल्कि एक एडवेंचरस स्टाइल ड्यूअल होगा जिसमें जो ज्यादा स्कोर लाएगा वही जीतेगा। आर्नोल्ड एक ए ग्रेड गिल्ड कमीशन लेकर आता है जिसमें डेनबेशर में उभर रहे ढेर सारे अनडेड को मारना है। मर्लिन को फाइट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस कमीशन का रिवॉर्ड 5000 सोना है तो वो इंस्टेंटली रेडी हो जाता है और लू से कहता है कि वो ये मिशन लेना चाहता है। लेकिन लू उसे याद दिलाती है कि एक आयरन रैंक होने के नाते वो अकेले कोई भी कमीशन नहीं ले सकता। तो मर्लिन एलिस को टीम अप का ऑफर देता है, पर एलिस तो उससे दूर ही रहना चाहती है। आर्नोल्ड इस मौका का फायदा उठाते हुए एलिस को अपने टीम में इन्वाइट करता है, बताता है कि उसने ऑलरेडी क्लॉड को हायर कर लिया है जो एक होली टियर्ड एडवेंचरर है, और अगर एलिस ज्वाइन करती है तो वो तीनों 5000 सोने आपस में बराबर बांटेंगे। मर्लिन तब एलिस को बेटर डील देता है। आर्नोल्ड स्प्लिट की जगह उसे पूरे अर्निंग्स का 10% देने का वादा करता है, लेकिन एलिस तो बस उसे चिढ़ाने के लिए आर्नोल्ड के साथ टीम अप कर लेती है और मर्लिन सोच में पड़ जाता है कि अब वो किसे पार्टनर बनाए। बिना ज्यादा सोचे वो ड्रंक हॉब्स को उठा लेता है और लिटरली उसे किडनैप करके मिशन पर ले जाता है। जब हॉब्स को होश आता
आता है वो खुद को एक कैरेज में पाता है जहाँ से वो और मर्लिन ऑलरेडी डैन बाशर की ओर बढ़ चुके होते हैं। हॉब्स एक्सप्लेनेशन मांगता है और मर्लिन बोल्ड फेस से कहता है कि हॉब्स ने खुद उससे रिक्वेस्ट की थी डेंजरस मिशन पर साथ जाने के लिए, जो कि सच भी है क्योंकि हॉब्स इतना नशे में था कि उसे कुछ याद ही नहीं। अब हॉब्स वापस जाना चाहता है क्योंकि वो एक लो टियर मेज है और मर्लिन के पास कोई मैजिक पावर्स ही नहीं है, लेकिन मर्लिन उसे भरोसा दिलाता है कि अनडेड जैसे गार्बेज मॉन्स्टर से निपटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी रास्ते में उन्हें रोज नाइट्स मिलते हैं जो उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। हॉब सजेस्ट करता है कि रोड नैरो है तो नाइट्स को पैदल जाना चाहिए, लेकिन नाइट बताता है कि वो ड्यूक की बेटी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं जो चल नहीं सकती। मर्लिन बड़ी नॉनशलेंट एटीट्यूड में पूछ लेता है क्या ड्यूक की बेटी क्रिपल्ड है या कुछ। यह सुनकर लीडिंग नाइट काइल गुस्से में मर्लिन को विप से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मर्लिन विप पकड़ के उसे जमीन पर पटक देता है। बाकी के नाइट्स तुरंत सोर्ड निकाल लेते हैं और काइल भी उठकर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। मर्लिन उन्हें चांस देता है कि अगर जान बचानी है तो माफी मांग लो वरना उनकी वर्थलेस एग्जिस्टेंस मिटा दी जाएगी। लेकिन फाइट शुरू होने ही वाली थी कि अचानक सामने से फ्लेमिंग राइनोज का पूरा झुंड उनकी तरफ भागता हुआ आता है। नाइट्स तुरंत अपनी लेडी की प्रोटेक्शन के लिए कैरेज के सामने आ जाते हैं और हॉब्स तो लिटरली जान बचाकर रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है। वहीं मर्लिन चिल रहता है और सोचता है कि ये वाइल्ड बीस्ट्स ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। उसे लगता है डैन बाशर में कुछ ऐसा है जिससे ये डरकर भाग रहे हैं। मर्लिन बिना टाइम वेस्ट किए सामने आ जाता है और पहले राइनो को एक झटके में गिरा देता है। उसकी पावर देखकर बाकी राइनोज डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। नाइट्स के कैप्टन को उसकी मदद के लिए थैंक यू कहना तो होता है, लेकिन ड्यूक की बेटी का इंसल्ट वो भूल नहीं सकता। उसकी पावर देखकर बाकी राइनोज डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। नाइट्स के कैप्टन को उसकी मदद के लिए थैंक यू कहना तो होता है, लेकिन ड्यूक की बेटी का इंसल्ट वो भूल नहीं सकता। सिसिलिया जैसे ही कैरेज से बाहर आती है उसे पता चलता है कि मर्लिन सिर्फ एक आयरन रैंक एडवेंचरर है, लेकिन वो जानती है कि वो काफी स्ट्रांग है, इसलिए वो उसे हायर करने का ऑफर देती है 10,000 गोल्ड में। वो क्लियरली कहती है कि ये एक हाई रिवॉर्ड है एक आयरन एडवेंचरर के लिए और उसके करंट रैंक के हिसाब से इससे बेटर ऑफर उसे नहीं मिलेगा। हॉब्स तुरंत अग्री कर जाता है काम करने के लिए, लेकिन सिसिलिया सार्कास्टिकली बोलती है कि उसकी वैल्यू तो 5 गोल्ड से भी कम है। हॉब्स फिर मर्लिन को कन्विंस करता है ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए क्योंकि ये उनके मिशन के रिवॉर्ड से भी डबल है, लेकिन मर्लिन अपनी वैल्यू बताते हुए कहता है कि अगर सिसिलिया चाहती है कि वो उसके लिए काम करे तो उसे 66 ट्रिलियन देने होंगे। सिसिलिया अपने लोगों के साथ वहां से चली जाती है और मर्लिन कहता है कि वो नेगोशिएशन के लिए ओपन है। वहीं काल को यकीन नहीं होता कि कोई इतना रूड कैसे हो सकता है। सिसिलिया अपने लोगों को पेस बढ़ाने का ऑर्डर देती है और कहती है कि उन्हें जल्दी डैन बीचर पहुंचना है क्योंकि उसे पता है कि मर्लिन भी वहीं जा रहा है। दूसरी तरफ एलिस आर्नल्ड की कैरेज में है और आर्नल्ड सोचता है कि एलिस अब उसकी हो जाएगी क्योंकि उनके पास क्लॉड जैसा टीममेट है, लेकिन एलिस क्लियरली कहती है कि उसे अर्नोल्ड और मर्लिन की बैट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे ऐसे वॉरियर्स पसंद हैं जो पावरफुल हो जैसे कि नाइट ब्लेड। क्लाउड को क्यूरियोसिटी होती है कि वो कितना स्किल्ड है तो एलिस बताती है कि उसने होली टियर पायरेट ब्रदर्स को हराया है। क्लाउड को लगता है कि उसमें कुछ खास नहीं है। जब एलिस उससे पूछती है कि उसके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर कौन है तो क्लाउड उसे पिछले एम्पायर के 4 लेजेंडरी हीरोज के बारे में बताता है। सबसे पहले ड्रैगन असैसिन कोरोना जिसने एक रात में 7 होली टियर्स को मार गिराया था। फिर आते हैं ट्विन सोर्ड सेंट्स जो और जोई जिन्होंने लेजेंडरी जी नेक्रोमैंसर किंग को हराया था और आखिर में है स्टॉर्म वॉरियर बर्नर्ड जो पिछले एम्पायर का सबसे ताकतवर फाइटर माना जाता है और जिसने एक जी नेक्रोमैंसर होली टियर ड्रैगन को भी हरा दिया था। क्लाउड को लगता है कि यही लोग रियल लेजेंड्स हैं और नाइट ब्लेड उनके सामने कुछ भी नहीं है। एलिस को यह सुनकर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन तभी उनकी कैरेज रुक जाती है क्योंकि बर्निंग राइनोस की एक झुंड उनकी तरफ चार्ज कर रही होती है। एलिस लड़ने के लिए रेडी होती है, लेकिन क्लाउड सारे राइनोस को एक ही मूव में खत्म कर देता है। अर्नोल्ड सोचता है कि शायद राइनोस डर गए थे, लेकिन क्लाउड उसे समझाता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि राइनोस किसी से डरते नहीं है। उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनको मार देना। उधर मर्लिन कुछ गर्ल्स के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और वो सब उसे लेकर इम्प्रेस्ड होती हैं, लेकिन तभी एलिस वहां पहुंच जाती है और उसे मिशन को सीरियसली लेने के लिए कहती है। वो लड़कियां समझती हैं कि एलिस उसकी गर्लफ्रेंड है और वहां से चली जाती हैं। मर्लिन उसे इग्नोर करता है और रिमाइंड करता है कि वो दोनों एक टीम में नहीं है। आर्नोल्ड बोस्ट करता है कि वो नहीं हारेगा क्योंकि उसके पास क्लाउड है, लेकिन मर्लिन साफ कह देता है कि उसे सिर्फ 5,000 सोने का इनाम से मतलब है। आर्नोल्ड को लगता है कि एलिस इवेंचुअली उससे प्यार करने लगेगी, लेकिन एलिस उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। फिर आर्नोल्ड मर्लिन को बताता है कि जो टूम वो एक्सप्लोर करने वाले हैं वो पुराने किंगडम के चांसलर का है। हमें पता चलता है कि कुछ ग्रेव रॉबर्स ने गलती से उसे जगा दिया और अब वो एक नेक्रोमैंसर बन चुका है जो सोल समन कर रहा है। आर्नोल्ड कहता है कि जो भी उसे हराएगा वो सबसे बड़ा हीरो कहलाएगा, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि उस चांसलर नेक्रोमैंसर के पास होली टियर पावर है, इसलिए उसे नहीं लगता कि मर्लिन उसे हरा पाएगा। दूसरी ओर एलिस जंगल में क्लॉड को फॉलो कर रही होती है। तभी एक पोर्टल खुलता है और क्लॉड अपने मास्टर से बात करने लगता है जो उसे बर्नार्ड कहकर बुलाता है। एलिस शॉक हो जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि क्लॉड असल में पिछले एम्पायर का एक हीरो है। जैसे ही वो वहां से क्वाइटली निकलने की कोशिश करती है वो गलती से एक आवाज कर देती है और बर्नार्ड उसे नोटिस कर लेता है। जैसे ही वो उसकी तरफ आता है एलिस प्रिटेंड करती है कि वो ड्रंक होकर रास्ता भटक गई थी और उसे ड्रिंक में ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन बर्नार्ड साफ मना कर देता है। एलिस रिलीव्ड महसूस करती है कि उसकी बातों से वो कन्विंस हो गया, लेकिन उसने एक ईव्स ड्रॉपिंग स्पेल डाल रखी होती है ताकि वो बर्नार्ड और उसके मास्टर की कॉन्वर्सेशन सुन सके। बर्नार्ड अपने मास्टर को बताता
है कि चांसलर नेक्रोमैंसर की स्पिरिट डिस्टर्ब हो चुकी है और पूरे एरिया में अनडेड फैले हुए हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने एडवेंचरर का डिस्गाइज इसलिए पहना ताकि उसकी आइडेंटिटी और प्लान किसी को पता ना चले। उसके मास्टर उसे बताता है कि चांसलर ने एम्पायर के फॉल होने से पहले खुद को लिच में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। अब तक 400 साल बीत चुके हैं और मास्टर बताता है कि नेक्रोमैंसर की मैजिक बहुत खतरनाक है, लेकिन बर्नार्ड प्रॉमिस करता है कि वो उसे हराकर एम्पायर को फिर से रिस्टोर करेगा। बर्नार्ड तेजी से टूम की तरफ बढ़ जाता है और एलिस सोचती है कि उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन उसे पता है कि वो बर्नार्ड का सामना नहीं कर सकती। वो मर्लिन से मदद मांगने के बारे में सोचती है, लेकिन उसे लगता है कि मर्लिन उसका मजाक उड़ाएगा अगर उसने उस पर डिपेंड किया, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सब कुछ अकेले ही करेगी। दूसरी तरफ सिसिलिया अपने सोल्जर्स के साथ टूम के पास पहुंच जाती है और सबको इंस्ट्रक्ट करती है कि वो रुक नहीं सकते क्योंकि उन्हें किसी और को क्रेडिट नहीं लेने देना है। बर्नार्ड दूर से उन्हें देख रहा होता है और सोचता है कि वो सब मारे जाएंगे क्योंकि नेक्रोमैंसर की बनाई हुई मेज बहुत डेंजरस है। एलिस भी रियलाइज करती है कि वो उस मेज में खो सकती है, इसलिए वो बर्नार्ड के पीछे पीछे रहने का फैसला करती है। अगले दिन अर्नोल्ड एलिस को ढूंढ रहा होता है और सीधा मेर्लिन के टेंट में जाकर चेक करता है, सोचते हुए कि कहीं एलिस ने रात उसके साथ तो नहीं बिताई। वो मेर्लिन की ब्लैंकेट खींच देता है और खुश होता है कि एलिस वहां नहीं है, लेकिन उसी टाइम मर्लिन उठकर उसे एक जोरदार पंच मार देता है क्योंकि उसने उसकी नींद डिस्टर्ब कर दी। आर्नल्ड उसे समझाता है कि एलिस कहीं मिल नहीं रही और बताता है कि क्लाउड भी गायब है। तभी होप्स बताता है कि दोनों रात में ही कैंप छोड़कर चले गए थे। अर्नोल्ड को शक होता है कि दोनों भाग गए होंगे और वो रोने लगता है, लेकिन हॉब्स बताता है कि वो शायद फॉरेस्ट की तरफ गए हैं मिशन कंप्लीट करने। ये सुनकर आर्नोल्ड खुश हो जाता है, लेकिन मर्लिन को गुस्सा आ जाता है और वो भी तुरंत फॉरेस्ट की ओर निकल जाता है। वहीं बर्नार्ड टूम को गार्ड कर रहे मॉन्स्टर्स को बड़ी आसानी से हरा देता है और एलिस अभी भी उसे चुपचाप फॉलो कर रही होती है। जैसे ही बर्नार्ड एक हिडन पैसेज खोलता है, वो नेक्रोमैंसर को बुलाता है जो उसके सामने अपीयर हो जाता है और उसे एम्पायर का सबसे पावरफुल वॉरियर पहचान लेता है। बर्नार्ड उसे बताता है कि प्रिंस ने उसे और बाकी 4 हीरोज को दोबारा जिंदा किया है ताकि वो एम्पायर को फिर से रिस्टोर कर सकें, लेकिन नेक्रोमैंसर हेल्प करने से मना कर देता है। तब बर्नार्ड उससे वो की मांगता है जो वो लोग ढूंढ रहे हैं। नेक्रोमैंसर उसे वार्न करता है कि एम्पायर इसीलिए गिरा था क्योंकि किंग ने डीमन से समझौता किया था और वो चाहता है कि वो लोग वही गलती रिपीट न करें, लेकिन बर्नार्ड फोर्स से की लेने का फैसला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू होती है और आसपास का सब कुछ तबाह हो जाता है। एलिस रियलाइज करती है कि वो फंस चुकी है क्योंकि एग्जिट ब्लॉक हो चुका है। उधर मर्लिन बड़े ईज से अपने रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स को काटता जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो रास्ता भटक गया है। वो सोचता है कि अब उसका मिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर याद आता है कि बॉसेस हमेशा डंजन के सबसे डीप पार्ट में होते हैं। तो वो जमीन पर जोरदार पंच मारता है और अगली लेवल तक पहुंच जाता है। काल और उसके लोग मॉन्स्टर से बुरी तरह लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी सिसिलिया अपनी होली लाइट यूज करके उन्हें टेम्परेरीली हटा देती है। लेकिन अचानक से गार्ड नेक्रोमैंसर्स आ जाते हैं और वो उसके नाइट्स को एक झटके में खत्म कर देते हैं। उनमें से एक सिसिलिया पर चार्ज करता है, लेकिन काल उसे अपनी बॉडी से बचाता है और उसे भागने को कहता है, पर सिसिलिया रिफ्यूज कर देती है और वहीं रुककर गॉडेस ऑफ लाइट से प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करती है। तभी मर्लिन सीन में एंट्री करता है और सिसिलिया हैरान होती है कि वो ऊपर से नीचे कैसे आ गया। वो बताता है कि उसने शॉर्टकट लिया और वो फ्लोर पंच करके नीचे आया। सिसिलिया उससे मदद मांगती है, लेकिन मर्लिन उसे कहता है कि पहले अपने बाकी नाइट्स को हटाओ क्योंकि वो रास्ते में आ रहे हैं। वो उसे अपना गोल बताती है, लेकिन मर्लिन को कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो बड़े आराम से सारे गार्ड नेक्रोमैंसर्स को खत्म कर देता है। फिर वो उसे कहता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए अपने लॉसेस एक्सेप्ट कर लो। सिसिलिया उसे फिर से हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और मर्लिन डिमांड करता है 66 ट्रिलियन में काम करने का। जब वो बताती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है और खुद को ऑफर करती है, तो मर्लिन साफ कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसकी पहली डील ज्यादा बेहतर थी। आखिरकार वो 10,000 गोल्ड में डील फिक्स कर लेता है। वो सेसिलिया और कार्ल को दीवार के पास पिन कर देता है और कहता है कि अनडेड वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और वो बाउंटी लेने के बाद वापस आएगा। दूसरी ओर बर्नार्ड और नेक्रोमैंसर के बीच बैटल चल रही होती है। नेक्रोमैंसर अपनी डेथ बीम से अटैक करता है, लेकिन बर्नार्ड उन्हें डॉज कर लेता है और अपनी टेम्पेस्ट स्लैश से काउंटर करता है। तभी नेक्रोमैंसर एक किंग ऑफ जायंट्स करता है जो बर्नार्ड को जोरदार पंच मारता है। नेक्रोमैंसर बर्नार्ड को बताता है कि वो हार जाएगा क्योंकि वो 2 होली टियर ओपोनेंट्स से लड़ रहा है। उसी टाइम मर्लिन वहां पहुंचता है और एलिस उसे देखकर खुश होती है। मर्लिन सोचता है कि वो सही समय पर आया है क्योंकि नेक्रोमैंसर अभी तक हारा नहीं है। उसे लगता है कि बर्नार्ड अकेले ही बाउंटी क्लेम करना चाहता था, इसलिए भाग गया। नेक्रोमैंसर मर्लिन पर डेथ बीम से अटैक करता है, लेकिन मर्लिन उसे अपनी बेयर हैंड से ब्लॉक कर लेता है। नेक्रोमैंसर को यकीन नहीं होता और बर्नार्ड समझ जाता है कि मर्लिन उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने फ्लोर तोड़कर एंट्री मारी थी। दोनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन मर्लिन बड़ी आसानी से उनके मूव्स को ब्लॉक कर देता है और सोचता है कि क्लॉड आखिर कर क्या रहा है। एलिस मर्लिन की हेल्प करने के बारे में सोचती है और तभी मर्लिन कहता है कि वो नहीं चाहता कि एलिस मरे क्योंकि भले ही वो डम और वीक है, पर वो उसके रेंट में कंट्रीब्यूट करती है। एलिस को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपना मन बदल लेती है, लेकिन उससे पहले ही मर्लिन अपनी स्वॉर्ड से नेक्रोमैंसर और जायंट किंग दोनों को एक ही झटके में खत्म कर देता है। वो की उठा लेता है और बर्नार्ड उसे 2 लाख देने का ऑफर करता है अगर वो की उसे दे दे, लेकिन एलिस उसे रोक लेती है और बताती है कि बर्नार्ड उस की से पुराने एम्पायर को रिस्टोर करना चाहता है। बर्नार्ड समझ जाता है कि एलिस को उसकी प्लान के बारे में सब पता चल गया है, तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मर्लिन तुरंत उसका हथियार गिरा देता है और कहता है कि एलिस को वो मरने
होने नहीं देगा क्योंकि वो उसी के घर में रह रहा है। बर्नार्ड रियलाइज करता है कि उसे मर्लिन को हराना होगा। वो अपनी फॉरबिडन टेक्निक यूज करता है जो उसकी स्ट्रेंथ को 100 गुना बढ़ा देती है। वो डिक्लेयर करता है कि वो अब सब कुछ दांव पर लगाकर मर्लिन को हराएगा क्योंकि उसे आखिरकार एक ऐसा ओपोनेंट मिला है जो उसकी पूरी ताकत के लायक है। वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है और अल्टीमेट मूव यूज करने वाला होता है, लेकिन मर्लिन उसे एक झटके में हरा देता है। बर्नार्ड उसकी सोर्ड को पहचान जाता है और समझ जाता है कि मर्लिन असल में दुनिया का सबसे पावरफुल डीमन है और फिर वो धीरे धीरे फेड हो जाता है। मर्लिन सोचता है कि बर्नार्ड में कोई लाइफ फोर्स नहीं थी तो वो की जरूर कुछ खास होगी क्योंकि कोई उसे 2 लाख देने को रेडी था। एलिस सजेस्ट करती है कि उन्हें वो की किंगडम को सौंप देनी चाहिए, लेकिन मर्लिन कहता है कि शायद उससे कोई ट्रेजर मिलेगा क्योंकि स्ट्रेट पाथ से तो वो लोग कभी भी अपने डेट नहीं चुका पाएंगे। दोनों साथ में टूम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी रिवील होता है कि वो सिसिलिया को वहीं भूल गए हैं और वो रोती हुई मदद के लिए चिल्ला रही होती है। दूसरी तरफ बाकी एडवेंचरर्स अभी भी अनडेड से लड़ रहे होते हैं और हॉब्स और आर्नल्ड सोच रहे होते हैं कि उनके बाकी साथी उन्हें छोड़कर क्यों चले गए। अभी जब अनडेड अचानक गायब हो जाते हैं तो आर्नल्ड समझ जाता है कि अनडेड मेज डिफीट हो गया है। मर्लिन और एलिस को देखते ही आर्नल्ड एक्साइटेड हो जाता है और मर्लिन खुद की तारीफ करना शुरू कर देता है कि उसने बॉस को हराया, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सब लोग एलिस की तारीफ कर रहे हैं और मानते हैं कि उसने अकेले ही बॉस को हराया। जब एलिस उन्हें बताती है कि सारा काम मर्लिन ने किया है तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि मर्लिन तो बस एक आयरन एडवेंचरर है। वो बेला अपनी रिपोर्ट में पूरे इवेंट को कवर करती है और फिर एलिस से इंटरव्यू लेती है। उससे पूछती है कि उसने बॉस को कैसे हराया। एलिस बताती है कि असली काम तो मर्लिन ने किया था, लेकिन बेला को लगता है कि मर्लिन बस एंड में टपक पड़ा जब क्लॉड ने ऑलरेडी बॉस को घायल कर दिया था। अब किसी से क्रेडिट ना मिलने पर मर्लिन नाराज हो जाता है तो एलिस उसे चीरअप करने के लिए बोलती है कि वो मिशन का 70% रिवॉर्ड रख सकता है। दूसरी तरफ बाकी हीरोज प्रिंस के साथ होते हैं जहाँ जो और जोई बोलते हैं कि बर्नार्ड एकदम बेकार निकला क्योंकि वो अभी इसके गेट की नहीं ला पाया। कोरोना उन्हें टोकती है कि किसी गिरे हुए कॉमरेड के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत लॉयल था, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि उसकी लॉयल्टी का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो अपना काम ही नहीं कर पाया। बात बहस तक पहुंच जाती है, लेकिन प्रिंस उन्हें रोकता है और कहता है कि उनका सीक्रेट अब सामने आ चुका है और उन्हें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा इससे पहले कि किंगडम उन पर अटैक करे। वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि अब हेल लीजन को समन करना पड़ेगा और कोरोना को की लाने के लिए कहता है। कोरोना भी एम्पायर को रिवाइव करने की कसम खा लेती है। दूसरी तरफ मर्लिन और एलिस साथ होते हैं और मर्लिन खुश है कि उसे रिवॉर्ड का ज्यादातर हिस्सा मिल गया, लेकिन आर्नल्ड कमेंट करता है कि उसकी टीम ने ड्यूअल जीता है तो अगर वो दोबारा जीतेगा तो एलिस को डेट कर सकेगा। हॉब्स को पुराने एम्पायर की वापसी की चिंता होती है, लेकिन आर्नल्ड को लगता है कि बोहान नेक्रोमैंसर नाइट्स उन्हें हरा देंगे। मर्लिन ने उनका नाम पहले कभी नहीं सुना होता तो हॉब्स एक्सप्लेन करता है कि वो किंगडम की एलीट यूनिट है जिसमें 12 होली टियर वॉरियर्स होते हैं जिन्हें थॉर्न पैलेडिन्स कहा जाता है। तभी हम देखते हैं कि सिसिलिया और काल को बाहन नेक्रोमैंसर नाइट्स रेस्क्यू कर रहे होते हैं। काल हैरान होता है कि ये लोग इन्वॉल्व्ड हो गए, लेकिन सिसिलिया मर्लिन को गालियां देती है क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया था। मर्लिन का ग्रुप एक टाउन पहुंचता है, लेकिन वहां अचानक कुछ क्लोक्ड लोग उन पर हमला कर देते हैं और अनाउंस करते हैं कि वो एलिस से लड़ना चाहते हैं। मर्लिन कहता है कूल आगे बढ़ो और एलिस से लड़ाई शुरू हो जाती है। एलिस को शक होता है कि शायद ये लोग पुराने एम्पायर से हैं। वो अपनी आइस मैजिक से उनसे लड़ती है और उन्हें ओवर पावर भी कर देती है, लेकिन जैसे ही वो एक एनिमी को स्टैब करने जाती है एक मैजिक शील्ड उसके अटैक को रोक देता है। उस आदमी की डिस्गाइज हट जाती है और अर्नोल्ड उसके आर्मर पर एम्बलम देखकर चौंक जाता है। तब वो खुद को चैपमैन इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो एलिस की इन्वेस्टिगेशन करने आया था, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है और वो एलिस को कोऑपरेट करने के लिए थैंक करता है। उसे लगता है कि रिपोर्ट कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट थी क्योंकि एलिस इतनी स्ट्रांग नहीं लगती कि 2 होली टियर ओपोनेंट्स को हरा दे, इसलिए उसे लगता है कि ये चारों हीरोज कोई खास नहीं है। वो ये भी कहता है कि इनसे निपटने के लिए थॉर्न पैलेडिन्स की जरूरत नहीं है, लेकिन अचानक उसे कोई उसकी गर्दन पर स्क्रैच करता है और पीछे कोई भी नहीं होता तो वो सोचता है शायद उसकी इमेजिनेशन है। मर्लिन और एलिस वापस गिल्ड पहुंचते हैं जहां लू एलिस को उसका रिवॉर्ड देती है। एलिस बोलती है कि ये तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा है। लू बताती है कि इसमें मर्लिन का शेयर भी शामिल है और साथ ही ये भी रिवील करती है कि उनकी डेट्स अब मर्ज हो चुकी हैं क्योंकि अब वो ऑफिशियली मैरिड कपल हैं। गिल्ड मास्टर ने उनका पेपर वर्क फाइल कर दिया है। एलिस और मर्लिन दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें शादी नहीं करनी थी। अर्नोल्ड भी डेस्पेयर में चला जाता है, लेकिन एलिस उसे एक जोरदार किक मारती है। अब वो लोग मैरिज डिसॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन लू बताती है कि पहले उन्हें अपनी मैरिज को ऑफिशियली रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही डिवोर्स पॉसिबल है। वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि उनका डेट अब कंसोलिडेट हो चुका है तो डिवोर्स के बाद भी वो बराबर बटेगा। मर्लिन को एहसास होता है कि उसके ऊपर अब मिलियंस का एक्स्ट्रा डेट चढ़ चुका है। एलिस इस पर हंसती है और कहती है कि ये तो तू डिजर्व ही करता है क्योंकि तूने उसकी लाइफ रूइन कर दी। अब दोनों साथ रहने लगते हैं, लेकिन इस बात पर लड़ते रहते हैं कि बेड पर कौन सोएगा। फिर डिसाइड करते हैं कि वो अल्टरनेट डेज में चोर्स करेंगे। एलिस कहती है कि आज मर्लिन की बारी है, लेकिन वो सीधा सो जाता है। एलिस उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और एलिस समझ जाती है कि वो बिल्कुल यूजलेस है। अगले दिन एलिस लू से कहती है कि वो अब और मर्लिन के साथ नहीं रह सकती क्योंकि पूरा घर का काम उसने अकेले किया। वो कहती है कि उसे जल्द से जल्द डिवोर्स चाहिए। लू कहता है कि जैसे ही डेट क्लियर हो जाएगा वो चला जाएगा। फिर वो लू से पूछता है कि इसे जल्दी खत्म करने का फास्टेस्ट तरीका क्या है। लू बताती है कि SSS रैंक क्वेस्ट से वो लाखों कमा सकता है, लेकिन हॉब्स बताता है कि वो
बहुत रेयर होती हैं। वो भी रिवील करता है कि पिछली बार एडवेंचर्स ने मिलकर क्रैकन को हराया था। मर्लिन को लगता है कि ये तो इजी मनी है, तो वो लू से एक SSS रैंक क्वेस्ट मांगता है, लेकिन लू बताती है कि इसके लिए पहले उसे मिथ्रिल रैंक तक पहुंचना पड़ेगा। एलिस पहले से ही सोने की रैंक पर है, तो उसके पास मिथ्रिल तक जाने का ज्यादा चांस है, लेकिन उसे ये भी पता है कि मिथ्रिल रैंक के लिए उसे सेंट मास्टर बनना पड़ेगा। अब मर्लिन डिसाइड करता है कि वो एलिस को ट्रेन करेगा, लेकिन उसे वार्न करता है कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ खो सकती है। अब ट्रेनिंग शुरू होती है और एलिस मर्लिन पर चार्ज करती है, लेकिन मर्लिन उसे हवा में उड़ा देता है और उसकी बेइज्जती करता है कि वो एक हिट तक नहीं कर पाए। एलिस बार बार कोशिश करती है, लेकिन हर बार फेल होती है और मर्लिन के ट्रेनिंग मेथड्स पर डाउट करने लगती है। उसे लगता है कि मर्लिन बस उससे मजाक कर रहा है। मर्लिन कहता है कि ब्लेम उसे मत दो, तेरे अंदर डिटर्मिनेशन की कमी है। फिर वो समझाता है कि सबसे फास्ट प्रोग्रेस तब होती है जब कोई डेथ के एज पर हो। फिर वो एलिस को सोर्ड से मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर उसने बेस्ट नहीं दिया तो वो मर जाएगी। एलिस अपनी आइस स्पेल से अटैक करती है, लेकिन मर्लिन याद दिलाता है कि उस पर मैजिक का कोई असर नहीं होता। एलिस फुल पावर से उस पर चार्ज करती है, लेकिन मर्लिन फिर भी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तू अभी भी स्लो है। तब एलिस आइस थॉर्न से उसे चारों तरफ से घेरती है और पूरी स्पीड से हमला करती है, लेकिन मर्लिन फिर भी उसकी सोर्ड पकड़ लेता है और कहता है कि वो अभी भी स्लो है। फिर वो वॉर्टेक्स से एलिस पर हमला करता है। एलिस पूरी ताकत से अपनी मैजिक से डिफेंड करती है और किसी तरह सर्वाइव कर जाती है, लेकिन एनर्जी खत्म होने की वजह से कोलैप्स कर जाती है। तभी मर्लिन नोटिस करता है कि उसके हाथ में कट है और सोचता है कि एलिस की सोर्ड उसे हर्ट कैसे कर गई। तभी हॉब्स मर्लिन को बुलाता है और बताता है कि कोई औरत उससे मिलने आई है। मर्लिन सोचता है कि ये कौन हो सकती है, लेकिन हॉब्स उसे हैंग आउट करने के लिए इनवाइट करता है। जैसे ही वो ट्रेनिंग एरिया से निकलते हैं, कोरोना उन्हें देखती है और समझ जाती है कि मर्लिन के पास अब इसकी की है। फिर हॉब्स उसे एक नाइट क्लब ले जाता है और कहता है कि ये है ए मेंस पैराडाइज। मर्लिन चारों तरफ देखता है और सोचता है कि इस जगह का स्टाइल उसे थोड़ा फेमिलियर लग रहा है। हॉब्स मर्लिन को एक लड़की हेलेना से मिलवाता है जो उसे पहचानती सी लगती है। हॉब्स मर्लिन के साथ चिल कर रहा होता है जब एक परफॉर्मर स्टेज पर आती है और वो कोई और नहीं बल्कि कोरोना होती है। वो सिडक्टिव डांस करना शुरू करती है और हॉब्स उसके चार्म में फंस जाता है, लेकिन जैसे ही वो की लेने के लिए आगे बढ़ती है, मर्लिन उसे बोरिंग बोल देता है। वो कहता है कि उसे वो पसंद नहीं क्योंकि वो ओल्ड लगती है। कोरोना गुस्से में आ जाती है और उसे मारने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी हेलेना आ जाती है और बताती है कि कोई मर्लिन को ढूंढ रहा है। मर्लिन क्यूरियोसिटी में उसके साथ चला जाता है और हेलेना एक सीक्रेट पैसेज खोलती है। अंदर जाते ही हेलेना अपने कपड़े उतार देती है और अपना असली रूप दिखाती है। मर्लिन शॉक में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि हेलेना डार्क ट्राइब से है और वो 4th हॉल की डीमन किंग है, लेकिन वो सोचता है कि ये यहाँ कर क्या रही है। तभी डीमन जनरल एक्सोडियस उसे पीछे हटने का ऑर्डर देता है। हेलेना मर्लिन की हालत देख के सार्कास्टिक स्माइल देती है और बताती है कि उसने यहाँ नाइट क्लब इसलिए खोला है ताकि पैसे कमा सके। वो रिमाइंड करती है कि मर्लिन की डीमन स्क्रोल्स वाली दुकान भी थी। मर्लिन को कुछ याद नहीं आता तो हेलेना कहती है कि उसकी इसी इग्नोरेंस की वजह से उसे जॉब से निकाला गया। फिर वो बताती है कि 1st हॉल की खराब परफॉर्मेंस की वजह से उसके ऊपर 10 अरब का नया डेट आ गया है, लेकिन मर्लिन कहता है कि वो अब डीमन रेल्म में कभी वापस नहीं जाएगा क्योंकि उसे अब अपनी जिंदगी पसंद है। हेलेना उसका मजाक उड़ाती है कि एक आयरन एडवेंचरर होकर खुश है, लेकिन मर्लिन कहता है ये सब टेम्पररी है और पूछता है कि वो उससे बात क्यों करना चाहती थी। हेलेना बताती है कि उसे हेल्प फोर्स की एक्टिविटीज का पता है और याद दिलाती है कि उसने उनके एनवॉय को मार दिया था। मर्लिन को याद आता है कि उस एनवॉय ने बहुत इरिटेट किया था, इसलिए उसने उसे काट डाला। हेलेना उसे वार्न करती है कि हेल्प फोर्स अब उसका एनिमी है, लेकिन मर्लिन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो अपनी सोर्ड से उनकी सोल तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। हेलेना उसे ऐसा न करने के लिए कहती है क्योंकि हो सकता है वो पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बाद हेलेना बताती है कि हॉब्स तो घर चला गया और अगली बार आने पर उसे डिस्काउंट मिलेगा। मर्लिन जंगल में घूमते हुए जा रहा होता है जब अचानक कोरोना पीछे से उसकी गर्दन काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अटैक फेल हो जाता है और मर्लिन उसे एक्सीडेंटली हवा में उड़ा देता है। तभी उसे याद आता है कि एलिस को वो बेहोशी में छोड़ आया था। वो कोरोना को इग्नोर करता है और कहता है कि उसे परेशान करना बंद करे। कोरोना उसकी ताकत देखकर शॉक्ड होती है, लेकिन कहती है कि उसके पास अब भी एक ट्रम्प कार्ड है। तभी एलिस मर्लिन पर अटैक करती है और गुस्से में पूछती है कि वो कहाँ चला गया था। मर्लिन कैजुअली कहता है कि वो बस वॉक पर गया था, लेकिन एलिस उस पर ट्रस्ट नहीं करती। जब वो पूछती है तो वो बोलता है कि उससे मतलब नहीं, लेकिन एलिस उसे रिमाइंड करती है कि अब वो मैरिड है और अगर वो और लड़कियों के साथ घूमेगा तो लोग बातें बनाएंगे जिससे उसकी इमेज खराब होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोरोना एक स्नोवी माउंटेन पर है जहाँ वो अपनी मैजिक से फ्रॉस्ट होली ड्रैगन को फ्री कर देती है। उसका प्लान है कि वो ड्रैगन मर्लिन को हराएगा। एलिस मर्लिन को अपने गिल्ड लेकर जाती है जहाँ मर्लिन इंप्रेस्ड होता है कि वहाँ किंग ऑफ गिल्ड वाली सारी बुक्स अवेलेबल हैं। एलिस एक्सप्लेन करती है कि डा विंची की को चेक कर सकती है क्योंकि वो एक स्कॉलर और अल्केमिस्ट है। वहाँ उनकी मुलाकात लाइब्रेरियन मिस डा विंची और उसकी असिस्टेंट रोसेटी से होती है। रोसेटी मर्लिन से एक्साइटेड होकर मिलती है क्योंकि वो एलिस का हस्बैंड है। एलिस डा विंची को की देती है और मर्लिन पूछता है कि क्या उसे ट्रेजर के बारे में कोई क्लू मिल सकता है। डा विंची की को ध्यान से देखती है और पहचानती है कि उस पर हेल की बीफ लगी हुई है। वो मर्लिन से पूछती है कि क्या उसे अभी की जरूरत नहीं है, वो उसे स्टडी करना चाहती है। एलिस अग्री कर जाती है, लेकिन मर्लिन थोड़ा वरीड रहता है कि अगर कोई उस की को चुरा ले तो। एलिस उसे अश्योर करती है कि वो की को अच्छे से संभालेंगी। तभी डा विंची की से निकलती एक ऑमिनस और
ऑरा को फील करती है और उसे लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मर्लिन गिल्ड में एंट्री करता है लेकिन फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसे सिर्फ डॉग पकड़ने या परवर्ट ढूंढने जैसे बेकार क्वेस्ट मिल रहे हैं। तभी लू उसे और एलिस को एक एनवेलोप देती है और बताती है कि इसमें एक स्पेशल वर्क रिक्वेस्ट है जो सिर्फ उनके लिए है। साथ ही वो बताती है कि ऐसे कामों का रिवॉर्ड यूजुअली बहुत हाई होता है। रिक्वेस्ट में लिखा होता है कि माउंटेन विलेज में एक ड्रैगन विलेजर्स को परेशान कर रहा है और उसे स्ले करने पर 20,000 गोल्ड मिलेंगे। मर्लिन बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि फाइनली उसे एक होली ड्रैगन को मारने का मौका मिला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोरोना ने जिस फ्रॉस्ट होली ड्रैगन को फ्री किया था वो अब आजाद है। वो बोलता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कोरोना ने उसे फ्री किया है इसलिए वो एक बार उसकी मदद करेगा। कोरोना उसे बताती है कि एक बहुत ही पावरफुल डीमन किंग है जिसने उसके फ्रेंड होली लाइट ड्रैगन को मार दिया था और वो चाहती है कि वो उस डीमन किंग को मारे। फ्रॉस्ट ड्रैगन को यकीन नहीं होता कि कोई डीमन होली लाइट ड्रैगन को भी मार सकता है। इसके बाद कोरोना विलेज गर्ल का रूप ले लेती है ताकि वो मर्लिन से मिल सके, जबकि असली विलेज गर्ल को उसने आइस में फंसा दिया होता है और यहीं पर ये वीडियो एंड होती है।